चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रक्चर डिजाइन एंड सिस्टम थर्ड. ओके, द बेसिक नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल इंजीनियरिंग. इसको हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में इस नाम से पढ़ते हैं. ठीक है, आपके में स्ट्रक्चर डिजाइन एंड सिस्टम दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर का पार्ट होगा. सबसे पहला जो हमेशा की तरह हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, या सबसे पहला जो असाइनमेंट का क्वेश्चन मैंने 2 लेक्चर में दिया था, व्हाट इज स्ट्रक्चर डिजाइन एंड सिस्टम थर्ड and what is the importance of structure design and system for an art for architects. ठीक है, तो अब इसका जवाब इसी क्लास में मिलेगा. ठीक है, सबसे पहले आई एम गोइंग टू गो थ्रू द आपको एक बार टीचिंग शेड्यूल दिखाऊंगा. देखो, शेड्यूल जो हम लोग बनाते हैं ना, उसके हिसाब से एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं. ये दिख रहा है सबको? यस सर. इज इट विजिबल? यस सर. ठीक है, तो देखो, ये पूरा सिलेबस है. एज इट इज सिलेबस का मैंने शेड्यूल बना रखा है. अब हम लोग शेड्यूल से ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं. टुडे 17 अगस्त, तो मैं कोशिश करूंगा यहां तक पहुंचाने की. ठीक है, तो द फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल फॉर्मेशन एंड रिजल्टिंग सॉइल डिपॉजिट्स. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अब जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस आया. ठीक है, कोई थोड़ा सा बताएगा कि सॉइल का इंपॉर्टेंस क्यों आया और कैसे आया? क्या है सॉइल का इंपॉर्टेंस? सर, जो लैंड पे हम जिस लैंड पे अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका सॉइल हमारा कितना वेट ले सकता है बेसिकली, वेरी वो गुड, किस वेरी टाइप गुड. का है उसका नॉलेज. बिल्कुल बिल्कुल. अब वेट को थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे. ठीक है, और मोहिनी आप बताओ कुछ. सही है जो काशवी ने कहा? तो सर हम वो देखेंगे कि देखो, उसका थोड़ा सा इंटरेक्ट, उसका हाँ, टाइप इंटरेक्टिव. देखेंगे कि किस टाइप की सॉइल है वहाँ पे, कि वो वेरी सुटेबल गुड, है या नहीं है. वेरी गुड. मतलब देखो, एक आइडिया बन रहा है ना, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, जब भी कोई भी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा तो वो कहीं ना कहीं एक बेस पे स्टैंड करेगा. ठीक है, वो बेस कैसा होगा? दैट इज ऑफ सॉइल. क्लियर है ये चीज? चाहे वो मॉल बने, चाहे वो हॉस्पिटल बने, चाहे वो बिल्डिंग बने, चाहे वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने. ठीक है, चाहे वो रोड बने या एम्बैंकमेंट बने, कुछ भी बने, डैम भी बने, तो वो किस पे स्टैंड करेगा? वो सॉइल पे स्टैंड करेगा. अगर सॉइल इतनी मजबूत नहीं है तो फिर क्या वो स्ट्रक्चर बियर कर पाएगा या स्ट्रक्चर स्टेबल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा. तो सबसे पहला काम जो है हमारा, देखो, सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग मैंने बताई थी सर्वेइंग से होती है. सबसे पहले सर्वे किया जाता है कि हमारा क्या है, उसके बाद सॉइल की प्रॉपर्टी का टेस्ट किया जाता है. तो वही सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज सॉइल, या सॉइल के टाइप्स क्या होते हैं, या इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. तो पहला जो टॉपिक दिया दैट इज बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. अब सिंपल सी बात है, जब आप सॉइल के बारे में पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे. ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स कैसे डेवलप हो रही है, कैसे यूज हो रही है अपनी इंजीनियरिंग में, या आर्किटेक्ट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं. क्लियर? तो दिस इज व्हाट बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. और जब आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ. ठीक है, सॉइल बनी कैसे. ठीक है, जब आपको ये पता होगा कि सॉइल बनी कैसे है, क्या वो स्ट्रॉन्ग एनफ है हमारा लोड ले पाए, क्योंकि जब आप शुरुआत में सॉइल बनी तभी से आपको लेना पड़ेगा कि हाँ ये कौन सी सॉइल है, कैसे बनी. तो उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, तब आप बता पाओगे कि दिस सॉइल इज गुड फॉर टेकिंग द लोड. ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट एंड रिजल्टिंग सॉइल डिपॉजिट्स. ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन बन गया, उसके बाद उनका डिपॉजिट होना शुरू हुआ, तो इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर डिपॉजिटिंग द सॉइल. तो प्रॉपर इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें. क्लियर? नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है, सॉइल टाइप्स के नोमेनक्लेचर कैसे कैसे हैं, कि नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, उनका प्रॉपर नाम. ठीक है, अब इसी को रिलेट करके काशी बोल रही है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है. जैसे नोमेनक्लेचर करते थे ना हम लोग, केमिकल रिएक्शंस जो होते थे, या पर्टिकुलर कंपाउंड इथेनॉल है तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा. ठीक है, या मिथेनॉल है तो उनका नोमेनक्लेचर क्या होगा. तो अभी एक सॉइल का नोमेनक्लेचर है, अभी बताऊंगा. ठीक है, आज ही नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे. बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब सिंपल सी बात है, जिस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता हो. देयर इंटर रिलेशनशिप्स, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. देखो, सॉइल का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. थर्ड लेक्चर वी विल टेक ऑन बियरिंग कैपेसिटी एंड टेस्ट ऑफ सॉइल से बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी फेलियर. अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप बताओगे कि सॉइल कितना लोड ले पा रहा है, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी. ठीक है, जब आप ये नहीं बोलोगे कि सॉइल कितनी मजबूत है, मजबूती को बताने के लिए जब आप इंग्लिश में टेक्निकल टर्म बोलोगे, दैट इज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. क्लियर? सो टेस्ट ऑफ द सॉइल से बियरिंग कैपेसिटी कितना सेफ है,
एंड बियरिंग कैपेसिटी फेलियर। देखो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले मैंने बताया है उसके फेलियर पता हो हमें, अगर फेलियर पता है तो वी विल इजीली रिड्यूस दैट फेलियर एंड मेक आवर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सॉइल का एक्सप्लोरेशन करना। सॉइल एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग सॉइल जगह पे अलग अलग सॉइल पाई जा रही है तो उनको हम प्रॉपरली एक्सप्लोरेट करें। ठीक है, उनके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, डायनामिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, बोरलॉग्स होते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब हम क्या बोलते हैं अपना प्रॉपर जब घर बन रहा होता है तो सबसे पहले हम बोरलॉग्स करते हैं। बोरलॉग्स का मतलब क्या है, वाटर की डेप्थ को निकालते हैं। ठीक है, अभी ये सारी चीजें पता चलेंगी बोरलॉग्स कब करते हैं, क्या होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल को चेक करने के लिए, ग्राउंड वाटर टेबल कहां तक है। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थ प्रेशर। अब सॉइल को ही कहा जाता है अर्थ। ठीक है, तो सॉइल के कारण कुछ प्रेशर आता है, दैट विल बी एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव प्रेशर हो सकता है, पैसिव हो सकता है, अर्थ प्रेशर हो सकता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इनसे रिलेटेड कई साइंटिस्ट ने थ्योरी दे रखी है, दैट इज रैंकाइन थ्योरी। ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस, रिटेनिंग वॉल। आपने देखा होगा पुल जो बनते हैं ना, पुल के साइड में एम्बैंकमेंट जो भी बनते हैं, दैट इज रिटेनिंग वॉल, जो लोड को रिटेन कर रहा है। इनके फिगर सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज फुटिंग। ठीक है, फुटिंग क्या होती है, डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ फुटिंग कितनी होनी चाहिए, फुटिंग पे भी अलाउेबल प्रेशर कितना होना चाहिए, सॉइल बोर्ड लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, फुटिंग का प्रॉपर डिजाइन। ठीक है, डिजाइन ऑफ फुटिंग, डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, डिजाइन ऑफ कंबाइंड फुटिंग, डिजाइन ऑफ राफ्ट फुटिंग। ठीक है, इन सब का डिजाइन देखेंगे, विद स्टेप्स देखेंगे पूरा, है ना। ठीक है, तो ये था, दिस इज योर सिलेबस, ये पूरा शेड्यूल है। मैंने तो इतना शेड्यूल कर रखा है, हर एक लेक्चर का एक एक वो दे रखा है। चीजें कुछ कुछ दिमाग में आई क्या करने जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा आइडिया बनना चाहिए सब्जेक्ट का, थोड़ा सा माहौल बनना चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो। हुआ थोड़ा बहुत या अभी भी थोड़ा सा वैसा लग रहा है? यस सर। ठीक है, कमिंग टू द सब्जेक्ट पे आए प्रॉपर। Yes, sir. देखो 9, 15, 16 अभी हो गया। अब मैं शुरू कर रहा हूँ पीडीएफ। ठीक है, एक स्लाइड मैंने आप लोगों को भेजी थी, आप लोगों ने मेरे हिसाब से पीपीटी देख ली होगी। ठीक है, तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दैट। पीपीटी देख ली थी ना, 2 पीपीटी जो भेजी थी प्रॉपर तरीके से, सॉइल कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, उन्हीं को अब डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करूं? Yes, sir. और जहां बोर लगे या जहां कुछ ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है वहां मुझे रोक देना। ठीक है, तो आप जानते हो मेरी स्पीड थोड़ी सी, मैं स्पीड लेके चलूंगा। क्लियरली विजिबल है? देखो इसी नाम को सॉइल मैकेनिक्स भी बोल सकते हो। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं मैं इसलिए। सर ये साइड में से हटा दो, ऑलरेडी बड़ा आ जाएगा। एक मिनट या ये सर 3 लाइंस है ना। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। चलो अब देखो, पहले तो मैं ये सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं। सब्जेक्ट का हो सॉइल मैकेनिक्स बोलो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलो, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो पढ़ना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैंने बताया था, सॉइल फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कैसे सॉइल फॉर्म हो रही है। क्लियर? जहां पे डाउट लगे वहां पे रोकोगे मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज सॉइल, सॉइल को डिफाइन करेंगे। सॉइल इज डिफाइंड एज द सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। बड़े बड़े जो रॉक होते हैं ना, उनको अगर आप डिसइंटीग्रेट करो या फिर आप उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दो, उन्हीं से जो बनती है दैट इज नोन एज सॉइल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो मेरे साथ साथ पढ़ते चलो, मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, बाद में एक बार समझा भी दे रहा हूँ। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका मैंने शॉर्ट लेके आया हूँ, मतलब शॉर्ट नोट्स की तरह है ये। ठीक है, आप चाहो तो बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, है ना। नाउ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज डॉक्टर कार्ल टेरज़ागी। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने जानबूझ के हाईलाइट मार कर दी क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, तो द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज डॉक्टर कार्ल टेरज़ागी। ठीक है, टेरज़ागी ने बहुत सारी थ्योरी दी थी, बहुत सारी चीजें सॉइल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए इनको फादर कहा जाता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स अप्लाइड ऑन सॉइल साइमल्टेनियसली। अब लॉ ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स आपने पढ़ा था एक सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हाइड्रोलिक्स, पानी से रिलेटेड जो भी फोर्सेज लगते हैं दैट इज हाइड्रोलिक्स। ठीक है, तो सॉइल में पानी भी आएगा, तो जब सॉइल में पानी आएगा तो दोनों चीजें वैलिड है, लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स। क्लियर?
अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, अब आपको पता है सॉइल बनने में बहुत टाइम लग जाता है, तो जो प्रोसेस होती है इसकी फॉर्मेशन की उसको कहा जाता है पेडोजेनेसिस। क्लियर? चार, 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट क्लियर है ना? सॉइल की डेफिनेशन हो गई, 4 हो गए। नाउ व्हाट इज द जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, कैसे सॉइल बनती है ये याद रख लेना। सबसे पहले होगी वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है? दिस इज वेदरिंग इज नोन एज द चेंज ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का चेंज होना, क्लाइमेट के चेंज होने से क्या होता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। वेदरिंग मतलब समझ रहे हो, रॉक का, अब जब देखो बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होगा या बहुत ज्यादा कोल्ड होगा, कोल्ड होने में क्या होता है, कई बार ना बर्फ के अंदर, बर्फ जो होती है, अगर आप पहुंच जाओ ग्लेशियर पोजीशन में, तो क्या हुआ, पहले एक रॉक थी, रॉक के बीच में पानी गया, पानी गया, पानी अंदर चला गया, अब पानी क्या हुआ, अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे चला गया, अब वो बर्फ बन गया, जब बर्फ बन गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस रॉक का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ। देखो एक मैं मेथड बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कैसे डिसइंटीग्रेशन होता है। एक तो पानी चला गया, पानी बर्फ बना, तो हमारा जो रॉक थी वो टूटने लग गई, ठीक है, एक ही कारण हो गया। दूसरा क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जब अंदर से हमारा ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है, लावा निकलता है, लावा गर्म होकर ऊपर की तरफ आता है, तब भी वो रॉक को डिसइंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस है कि कैसे हमारी रॉक फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये तो मैंने 2 एग्जांपल बताया, और भी कई एग्जांपल होते हैं। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा वेदरिंग। वेदरिंग को ही जो तापमान का चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज वेदरिंग। अब वेदरिंग तो हो गई, ये रॉक छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गई। अब ये टूटने के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन बताओगे कैसे कैसे हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा सा सोचो तो। सर बोर्ड्स को मतलब हाँ वेरी गुड, देखो, डिसइंटीग्रेट मतलब छोटे पार्ट्स में करके। हाँ अब छोटे पार्ट में टूट गई, अब इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, सोचो थोड़ा सा। देखो सर बताने को मैं 2 मिनट में बता दूं, लेकिन हाँ कैसे। नेचुरल फैक्टर्स से अगर देखा जाए तो वो तो अपने आप ही इरोड होके या कैसे भी होके हो जाते हैं, लेकिन अगर मैन मेड फैक्टर से देखा जाए तो वहां से कलेक्ट होते हैं सॉइल, मतलब रॉक्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं। चलो देखो, मेरा पर्पज है पूछने का ना, ताकि आप दिमाग को लगा पा रहे हो। अब मैं बताता हूँ, रॉक टूट गई, अब क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गई। नेचुरल जो आपने अभी बात की ना, नेचुरल में ये विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो हवा क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देगी इसको, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, बारिश हुई, बारिश हुई, रेन हुआ, रेन के साथ साथ चला गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, वेदरिंग हुई। वेदरिंग के बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद डिपोजिशन शुरू हो गया। अब एयर लेके गई, एक एक जगह ले जाके उसको डिपॉजिट कर दी, ठीक है, या रिवर लेके गई, रिवर ले जाके एक जगह डिपॉजिट कर दी। नेक्स्ट इज हमारा क्या बोलते हैं, और भी कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि ये बताया कि हम लोग ने खुद रॉक उठाई या कुछ पार्टिकल उठाया, दूसरी जगह पे रख दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरा जो मेथड हो गया, तीसरा जो प्रोसेस हो गया, दैट इज डिपोजिशन। अब क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रही है। अब डिपॉजिट होने के बाद भी अपहेवल। अपहेवल का मतलब क्या है, उसी सॉइल को देखो, जब हम घर बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपहेवल का प्रोसेस करते हैं पहले। या कितने लोगों ने खेत यूज किया है, खेत में कभी कोई नई फसल उगानी होती है, तो सबसे पहले मिट्टी की क्या होती है, प्रॉपर तरीके से मिट्टी को, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे को नाम नहीं याद रहा, उसी को अपहेवल बोलते हैं। मतलब ट्रैक्टर के माध्यम से करो या किसी और चीज से करो, प्रॉपर सॉइल को मतलब मिक्स करना, दैट इज नोन एज अपहेवल, ठीक है। तो दीज आर द 4 जियोलॉजिकल साइकिल, ये जियोलॉजिकल साइकिल है जिसके कारण सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है, या अभी भी कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। ठीक है। अब देखो धीरे धीरे इनको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब वेदरिंग के भी जो मैंने बताया, देर आर 2 प्रोसेस, ठीक है, मैकेनिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कोहेसिव हो सकता है, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रोसेस में कौन से प्रोसेस आएंगे, मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, जो हम खुद से करेंगे, ठीक है, या जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, देखो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हम मैकेनिकल प्रोसेस करें, मैकेनिकल मतलब क्या है, ब्लास्ट करवाएं, ठीक है, ये भी एक तरीके का डिसइंटीग्रेशन हो गया। जब देखा होगा पहाड़ या टनल बनाते हैं, तो हम पहाड़ को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम डायनामाइट लगा के ब्लास्ट करवाते हैं ताकि रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस। और ये जनरली कौन सी सॉइल में होता है, कोहेजन लेस सॉइल। अब मुझे बताएगा कोहेजन लेस सॉइल का एग्जांपल क्या होता है, फटाफट बता रखा है मैंने। क्ले। कोहेजन लेस सॉइल कौन सी होती है, कौन कौन सी क्ले सॉइल जानते हो ये बताओ। सर, क्ले। क्ले, सर ग्लेशियर किसने बोला, सॉइल।
अब देखो पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, देखो जिसको नहीं पता हो ना, अब मैंने थोड़ा सा ये बताया था शायद बीएमसी की क्लास में, ग्रेवल ग्रेवल जब पढ़ा रहा था, ग्रेवल या सैंड, अब पता नहीं दूसरी क्लास को भी पढ़ाया हो, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कोहेजन लेस का मतलब क्या होता है ना, दो मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स लगाते हैं दैट इज नोन एज कोहेजन फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर ज्यादा फोर्स रहेगा तो पार्टिकल क्या होंगे, साथ साथ जुड़े हुए होंगे, जैसा कि होता है क्ले में। तो क्ले में दैट इज नोन एज कोहेजन ज्यादा होता है। और अगर मैं पूछूं कोहेजन जिसमें नहीं होता, तो आपने गिट्टी देखी होगी, ग्रेवल्स, ग्रेवल्स हो गए, सैंड हो गए, जिसमें कि कोहेजन नहीं होता। तो दीज टाइप ऑफ सॉयल इज नोन एज कोहेजन लेस सॉयल, ठीक है, जिसके बीच में फोर्सेस कम है या फोर्सेस नहीं है दैट इज कोहेजन लेस सॉयल। और जिसके बीच में ज्यादा फोर्सेस हैं दैट इज नोन एज कोहेसिव सॉयल। अब मुझे छोटा सा एग्जांपल बताओ, जब हमारी सॉयल दूर दूर है या उसके बीच में कोहेजन फोर्स नहीं है, तो उनको अलग करना आसान है, ठीक है, वो नॉर्मल प्रोसेस से भी अलग हो जाएंगी। और जबकि कोहेसिव सॉयल है तो उसमें हमें केमिकल ब्लास्ट या केमिकल चीज का यूज करके उनको अलग करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। क्लियर? अब देखो ये डाउट कभी नहीं आ जाए, जब भी मैं पूछूं कोहेजन लेस सॉयल तो ग्रेवल और सैंड दिमाग में आ जाना चाहिए, कोहेसिव सॉयल मतलब क्ले, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूँ, देखो जहां डाउट हो वहां रोक देना। नाउ कमिंग टू अब ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग सॉइल के नाम दिए हैं। अब यहां से देखो टेक्निकल शुरू हो रहा है, यहां से हर एक सॉइल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एलुवियल सॉइल कौन सी होगी, लेकेस्ट्राइन सॉइल कौन सी होगी, मैराइन सॉइल कौन सी होगी, ग्लेशियल सॉइल कौन सी होगी। इन सब सॉइल को समझना बहुत जरूरी है। एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जिनको कि पानी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम हो, पानी, ठीक है, या रिवर, वाटर ऑफ रिवर, ठीक है। तो रॉक ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर ऑफ रिवर और दैट स्ट्रीम इज नोन एज एलुवियल। आप जानते होंगे गंगा नदी के किनारे जो सॉइल पाई जाती है दैट इज एलुवियल सॉइल, क्यों? क्योंकि वो नदी के कारण आई है। क्लियर? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इज लेकेस्ट्राइन, लेकेस्ट्राइन से एल ए से क्या बनता है, लेक। अगर लेक के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण कोई सॉइल बन रही है तो दैट इज लेकेस्ट्राइन सॉइल, ठीक है। देखो याद करने के तरीके बता दे रहा हूँ। अब मैराइन, मैराइन आपको पता है, मैराइन बीच पे गए होगे, मैराइन बीच कहाँ होती है, सी के कारण किनारे, ठीक है। तो मैराइन सॉइल वो सॉइल होगी जो कि सी के कारण हमारी डिपॉजिट हुई होगी। क्लियर? ग्लेशियल क्या होगी, ग्लेशियल बर्फ के कारण जो हमारी आइसबर्ग्स जिसको ट्रांसपोर्ट करके ले गए होंगे, ग्लेशियर सॉइल। कोलुवियल सॉइल और टेलस, देखो टेलस के याद रखो, टेलस इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, उसी को कोलुवियल सॉइल कहा जाती है। अगर ग्रेविटी फोर्स के कारण कोई सॉइल ट्रांसफर कर रही है दैट इज नोन एज टेलस और कोलुवियल सॉइल। यहां तक 5 तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछे अभी। No, sir. नो सर। देखो एकदम ऐसे भी नहीं, नो सर डर के मारे नहीं, नहीं आए तो पूछो। देखो मैं याद करने के तरीके बता दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एलुवियल सॉइल जो रिवर के पानी के कारण ट्रांसपोर्ट हो, लेगेस्ट्राइन इज रिलेटेड टू लेक्स, तो लेक्स के कारण। मैराइन सॉइल इज रिलेटेड टू सी, सी से जो ट्रांसपोर्ट होगी। ग्लेशियल इज रिलेटेड टू आइसबर्ग या ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर्स के कारण जो ट्रांसपोर्टेटर हो। कोलुवियल और टेलस दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी फोर्सेस, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अब लेटराइट सॉइल, ठीक है। ये सब नाम की सॉइल आपने देखी होंगी। देखो जब आप अपने क्लाइंट को बताओगे ना, इनका यूज भी मैं बताऊंगा, जब आप अपनी क्लाइंट को बताओगे कि आप इस जगह रहते हो तो इस जगह ये सॉइल पाई जाती है, तो उसका वैसे ही आपका 80% उसका फोकस आपके ऊपर हो जाएगा कि आपको ज्यादा नॉलेज है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जब क्लाइंट को बताओ ना कि यहाँ पे ये इस तरीके की फाउंडेशन दो, यहाँ पे इस तरीके की सॉइल पाई जा रही है, ये यहाँ पे ये रीजन है, तो फिर वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको भी इन सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज लेटराइट। लेटराइट सॉइल इज रिलेटेड टू हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। जब हमारा लीचिंग, आपको बताया था मैंने, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, ब्रिक के डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे लीचिंग या एफ्लोरेंस हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जब आपका सिलिशियस कंपाउंड या एल्यूमिनियम कंपाउंड या आयरन ऑक्साइड ये हमारा, इसके कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो याद रखना है क्या क्या इसमें, जैसे लेटराइट आएगा तो सिलिशियस कंपाउंड या एल्यूमिनियम या आयरन ऑक्साइड, इनकी जो लीचिंग होगी, देखो लेटराइट से लीचिंग याद रखना, ठीक है, लीचिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड लेटराइट सॉइल, इनके कारण लेटराइट होता है। एओलियन इज रिलेटेड टू एयर, तो जब भी विंड से ट्रांसपोर्ट होकर कोई सॉइल बने दैट इज एओलियन सॉइल, ठीक है। इसी का एग्जांपल होता है लॉस, है ना, LOESS, लॉस इज आल्सो विंड ब्लोन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन ग्रेन सिल्ट, ठीक है, सिल्ट होती है, अभी बताया। अब मुझे कौन बताएगा सिल्ट, अभी रहने दो, अभी आगे आगे बताऊंगा तब बताऊंगा, है ना। नेक्स्ट इज लॉस हो गई। नेक्स्ट इज लोम। लोम क्या होता है, लोम इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले।
अगर सैंड में सिल्ट और क्ले मिल जाए तो दैट इज लोमी सॉइल, इसको बोलते हैं लोम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युलोज सॉइल, मिक्सचर ऑफ पीट एंड मक सॉइल, ठीक है। अभी बताऊंगा पीट और मक क्या होता है, जो बचा कुचा हो जाता है ना दैट इज पीट, ठीक है। और पीट और मक सॉइल को मिला दिया जाए तो दैट इज कम्युलोज सॉइल, ठीक है। अब ये रहा पीट आ गया, ठीक है। What is peat? Peat is highly organic soil with entirely decomposed vegetative matter। देखो जब भी हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, खाना पीना खाया, उसका जो बचा कुचा होता है मिट्टी में फेंक देते हो, ठीक है। तो मिट्टी में जो फेंकते हो ना वो खाद बनता है, दैट इज ऑर्गेनिक सॉइल बन जाती है। तो वो दैट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल विद एंटायरली डिकम्पोज वेजिटेटिव मैटर, ठीक है। तो दैट इज नोन एज पीट, ठीक है। पीट क्या होता है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है। नेक्स्ट इज मार्ल, MARL, फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बॉडी सेल्स ऑफ द डेड एनिमल। जो आपका कंकाल वंकाल होता है ना, जैसे आप उनको गाड़ देते हो, ठीक है, या जला देते हो, उनके बाद भी हड्डी वड्डी बच जाती है। एंड फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेट, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो उसके कारण जो बनती है सॉइल दैट इज मार्ल, ठीक है। क्लियर है, 12 टाइप की सॉइल अभी बता दी, ठीक है। नेक्स्ट इज टफ, TUFF, स्मॉल ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश। अब ये वॉल्केनिक ऐश कहां से आएगा, जब ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है, तो वॉल्केनोज निकलते हैं ना, तो उसके जो ऐश के कारण जो सॉइल बनती है दैट इज टफ, TUFF, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंटोनाइट, इसी को शायद बेंटोनाइट आपने सुना होगा। देखो अब आप जिस जिस जगह हो ना वहां की सॉइल पता करो किस टाइप की सॉइल पता मतलब होती है, तो आपको वैसी सॉइल के बारे में तो नॉलेज हो ही जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फाइन ग्रेन वॉल्केनिक ऐश, यही वॉल्केनिक ऐश विथ हाई लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिसिटी। अभी लिक्विड लिमिट प्लास्टिसिटी सब बताऊंगा मैं, ठीक है। यूज्ड एज अ लुब्रिकेशन इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। देखो अब बेंटोनाइट का हमेशा याद रखना, जब हम बोर होल्स बनाएंगे ना, तो बोर होल्स के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन, मतलब कहने का मतलब है हम ड्रिल कर रहे हैं किसी चीज को, तो ड्रिल करते समय बेंटोनाइट सॉइल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ ड्रिलिंग हो रही है, कैसे हो रही है, तो याद रख लो बस ड्रिलिंग के लिए जो सॉइल यूज होती है दैट इज बेंटोनाइट सॉइल। क्लियर है। नेक्स्ट इज ब्लैक कॉटन सॉइल, काली सॉइल, काली मृदा। जिसने ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ी होगी ना, तो उसने बहुत यूज किया होगा। काली मृदा हमारे खेती के लिए बहुत यूज होती है, जैसे ब्लैक कॉटन है ना, कॉटन उगाने के लिए बहुत यूज होती है। तो कंटेनिंग मोरिलोनाइट मिनरल, सबसे अच्छा मिनरल होता है ये, मिनरल में भी पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ मिनरल में, मोरिलोनाइट, अभी सिर्फ नाम देख लो। मैक्सिमम स्वेलिंग पोटेंशियल फॉर्म बाय द रेसिडुअल रॉक बेसाल्ट, ठीक है। अब कई मिट्टी ऐसी होती है ना, पानी डालते जाओगे फुलती जाएगी फुलती जाएगी फुलती जाएगी, तो स्वेलिंग हो रही है मिट्टी में, ठीक है। तो दिस सॉइल इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। कॉटन उगाने के लिए इस सॉइल का यूज किया जाता है। अभी तक हमने कितनी सॉइल पढ़ ली, 15 सॉइल पढ़ ली। 15 सॉइल में किसी को डाउट, अब एक बार खुद से भी पढ़ोगे तब जाके क्लियर होगा, अभी तो मैंने जल्दी जल्दी बताया। 15 सॉइल, आज तक कितने सॉइल के नाम सुने थे? सर 3 to 4। सुने थे इतने सॉइल का, नहीं सुने थे ना? नो सर। नो सर। तो ये 15 सॉइल हैं, ये PDF में डाल दूंगा, ठीक है। तो एक एक बार पढ़ लोगे। अब चलते हैं आगे, ये थे टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये हमारा दूसरा टॉपिक था आज का, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अब सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो अब तक जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते थे ना, जैसे मैं पूछूं कि एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, कोई बताएगा व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट्स? आपकी क्या प्रॉपर्टी है बताओ। सर हमारी क्वालिटीज। हाँ, आपकी क्वालिटीज। देखो जब भी मुझे काशवी या मोहिनी को पढ़ाना है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों को कैसे समझ में आता है, कब नहीं समझ में आता, कब क्लास करने का मन करता है नहीं करता है। जब तक मुझे ये पता नहीं होगा तो और मैं पढ़ाता जाऊँ तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सॉइल के बारे में जब आपको स्ट्रेंथ पता करनी है, सॉइल से आपको स्ट्रेंथ लेनी है ना मैक्सिमम, तब तो आप उस पर स्ट्रक्चर खड़ा करोगे। तो सबसे पहले जरूरी है आपको प्रॉपर्टीज पता हो, ठीक है। जैसे कि अब देखो काशवी का पढ़ने का मूड नहीं है, अब 2 हफ्ते नहीं पढ़ने का मूड था या कुछ काम था, तो काशवी ने बताया मुझे, अब मैं बोलता कि नहीं मुझे मतलब नहीं है, मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो उसमें ना तो मोहिनी, काशवी काशवी याद रहता है। सॉरी काशवी सॉरी मोहिनी, चलो हो जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मन नहीं है पढ़ने का और मैंने जबरदस्ती बोला कि नहीं क्लास तो करनी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो ना मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हुई ना आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, आप जबरदस्ती क्लास में बैठे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो जब भी आपको स्टेबिलिटी प्रॉपर स्ट्रेंथ लेनी है तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज बताओ। अब इन प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फेज डायग्राम बनाते हैं। फेज का मतलब कोई बताएगा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेज, अलग अलग फेज होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, पढ़ के आए हो ना? यस सर। वैसे ही यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस ना होंगे, सॉलिड, वाटर एंड एयर। ये दिस इज द फेज डायग्राम। ये क्या दिख रहे हैं? दिस इज द सॉइल, ये एक सॉइल का सैंपल है, इसमें सॉइल के आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और बीच में जो व्हाइट व्हाइट है वो क्या है बताएगा मुझे कोई? व्हाइट व्हाइट क्या है और येलो येलो? एयर।
एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो मतलब वेरी एयर गुड, एयर स्पेस वॉइड है। और ये ब्लू वाला क्या है मोहिनी? वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। अब देखो, सेम सॉइल ऐसी होती है, सॉइल में मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वॉइड्स में हमारा क्या होगा, पानी घुस जाएगा और कहीं ना कहीं एयर रहेगी। ये चीज क्लियर है? यस सर। अब तो इसी से थ्री फेज डायग्राम बनता है। थ्री फेज क्यों? या तो सॉयल सॉयल के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉयल के पार्टिकल्स हैं, एक एयर है और एक वाटर है, तो इनका हमने कुछ इस तरह हमने फिगर बना ली, सॉयल वाटर एंड एयर। देखो ये थ्री फेज डायग्राम अगर समझ गए ना तो पूरी सॉयल आ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। अब सॉयल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, वाटर का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, एयर का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है? यस सर। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द वेट ऑफ एयर? एयर का वेट कितना होता है? सर एयर का वेट थोड़ा ना होगा, उसका तो वैक्यूम स्पेस होगी। हाँ, वैक्यूम स्पेस होगा। तो अभी मैं आगे बताऊंगा, चलो ये छोड़ दो। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर ये सॉइल ड्राई है, अगर ड्राई सॉइल करनी है तो आप क्या करोगे इसमें से? सर वाटर निकाल देंगे। वेरी गुड, जैसे ही वाटर निकालोगे तो ये फेज डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस इज नोन एज ड्राई सॉइल। क्लियर? यस सर। इसमें वाटर नहीं होगी, बस यही है ड्राई सॉइल। क्लियर? यस सर। चलो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब बेसिक प्रॉपर्टीज को सबसे पहली चीज जो देखी जाती है दैट इज डेंसिटी और यूनिट वेट। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डेंसिटी या यूनिट वेट क्या होता है? किसी भी चीज की डेंसिटी या यूनिट वेट क्या होता है? सर यूनिट वेट तो होता है एक सेंटीमीटर स्क्वायर, या एक उसमें कितना वेट है उसका, मतलब वो उसका मास कितना है, ऐसा कुछ था। और डेंसिटी आपका होता है वो वेट बाय वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी इज मास। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी को ही यूनिट वेट बोलते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं होता। डेंसिटी और यूनिट वेट इज नॉन एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। केजी इज ऑल्सो वेट, न्यूटन इज ऑल्सो वेट, ठीक है, वेट ही होता है ना केजी भी और किलो न्यूटन भी। तो आप डेंसिटी की और यूनिट वेट की यूनिट क्या लिख सकते हो? केजी पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब जब सॉइल की बात आती है तो सॉइल में एक और टर्म आता है दैट इज बल्क डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट, ठीक है। तो बल्क का मतलब समझ लो, बल्क का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो बल्क यूनिट वेट और ये बल्क डेंसिटी क्या होगी? रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ द सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है टोटल वेट जितना सॉइल का है डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, जिस कंडीशन में वो है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जो सॉइल दिखाई वो ड्राई कंडीशन में भी हो सकती है, वो सैचुरेटेड कंडीशन में भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं बल्क डेंसिटी क्या होगी? टोटल वेट ऑफ द सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो बल्क डेंसिटी को किससे शो करेंगे? गामा टी से, ठीक है। गामा टी बोल लो, ठीक है। गामा टी इज डब्ल्यू टी बाई वी टी। डब्ल्यू टी इज वेट ऑफ द टोटल सॉयल मास एंड दिस इज द वॉल्यूम इन एग्जिस्टिंग सॉयल मास, ठीक है। तो ये ड्राई डेंसिटी कैसे निकाल लोगे? ड्राई डेंसिटी विल बी वेट ऑफ द ड्राई सॉयल बाई वॉल्यूम ऑफ द टोटल, ठीक है। और सेचुरेटेड डेंसिटी कैसे आ जाएगी? वेट ऑफ द सेचुरेटेड सॉइल। बस दोनों में ये अंतर है, ठीक है। अब ड्राई डेंसिटी को बोलेंगे गामा डी और सेचुरेटेड डेंसिटी को बोलेंगे गामा सेचुरेटेड। क्लियर है? यस सर। ठीक है। देखो यहां से फॉर्मूले याद नहीं करने, समझते हुए चलो। मैं इसलिए समझा समझा के ले चल रहा हूं कि ताकि आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि इतने फॉर्मूले बन जाएंगे कि आप रटते रटते थक जाओगे। तो ड्राई डेंसिटी क्लियर हो गया, डब्ल्यू डिवाइड वी टी, और गामा सेचुरेटेड इज डब्ल्यू सेचुरेटेड बाई वी टी। एंड सबमर्ज डेंसिटी क्या होती है? सबमर्ज वेट बाई गामा टी, सबमर्ज वेट बाई वी टी, ठीक है। देखो बस क्या करना है, ऊपर वाले टर्म को चेंज करना है, बाकी सब चीज सही है। हमारा गामा डी हो जाएगा डब्ल्यू टी बाई वी टी, gamma saturated is W saturated by VT, और gamma submerged is W submerged by VT। क्लियर? यस सर। अब मुझे बताओगे सबमर्ज्ड क्या होगा? सबमर्ज्ड का मतलब क्या है कि जब पानी हमने डाला तो पूरी तरह डूब गया, ठीक है। सबमर्ज्ड यही तो होगा, मतलब पूरी तरह नहीं, जैसे हमने पानी डाला, सॉइल इतनी है, ठीक है, पानी डाल दिया, अब ये पूरी तरह डूब गया है, ठीक है। सेचुरेटेड
मतलब सॉयल कुछ है और पानी डाला तो कितना पानी उसने ले लिया। लेकिन सैचुरेटेड क्या होगा, पूरी तरह सॉयल मॉलिक्यूल में पानी भर जाए, ठीक है। जब पूरी तरह सॉयल मॉलिक्यूल में पानी भर जाएगा तो दैट इज गामा सैचुरेटेड। में से अगर गामा डब्ल्यू हम लोग हटा दें, वे मतलब यूनिट वेट ऑफ या ड्राई सैचुरेटेड में से हम यूनिट वेट ऑफ वाटर हटा दें तो हमें गामा सबमर्ज नहीं मिल जाएगा। तो यही फॉर्मूला लिखा है, गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। इसमें किसी को डाउट है तो पूछे। नो सर। एक बार फिर से। नो सर, अभी अब खुद से जब करेंगे एक बार तब और ज़्यादा वो याद हो जाएगा, अब तो ये थोड़ा। ठीक है, चलो याद हो जाएगा, वो अलग बात है। तो गामा समझ बस याद रखो, गामा सैचुरेटेड में से यूनिट वेट ऑफ वाटर हटा दें तो हमारा गामा समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहां से शुरू होता है, वैसे तो वो पहले का थोड़ा सा मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय जीएस। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, दिस इज सैचुरेटेड यूनिट वेट डिवाइडेड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे 10th 11th में, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, दिस इज द यूनिट वेट ऑफ सॉयल डिवाइडेड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर। जिस भी मटेरियल की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो ना, उसका आप यूनिट वेट ऊपर रख दो और नीचे यूनिट वेट ऑफ वाटर रख दो, तो यू विल गेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है? इसी को ट्रू या एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है मास या बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, गामा टी, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेट जिस सब्सटेंस का आप ले रहे हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो हर चीज में क्या है ना, जब भी आप किसी भी चीज की निकाल रहे हो, जैसे फ्लूइड की निकालोगे तो फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज 1। कैसे आई 1? क्योंकि फ्लूइड में पानी है, ठीक है। अभी अगर पानी की निकाल रहे हो वाटर की, तो वाटर की स्पेसिफिक वो यूनिट वेट डिवाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो दोनों 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और किसी मटेरियल का निकालोगे, मान लो मर्क्यूरी का निकालोगे, तो यूनिट वेट ऑफ मर्क्यूरी डिवाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। जो यूनिट वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर देने पे यू विल गेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। चाहे वो अब जब ट्रू और एब्सोल्यूट निकालोगे तो सॉइल पार्टिकल हो जाएगा, और जब मास और बल्क निकालोगे दैट विल बी गामा टी, ठीक है। अभी सब चीज बता रहा हूं क्या होती है, वैल्यू क्या आती है सबकी, है ना। तो वॉल्यूम तो नीचे कांस्टेंट है, टेम्परेचर 27 डिग्री पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। एंड गामा डब्ल्यू एट, जब पानी का हम लेते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी, सिंपल सी बात है, दोनों यूनिट वेट है, यूनिट वेट से डिवाइड करोगे तो यूनिटलेस होगा। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर सॉइल वेरीज फ्रॉम, सॉइल की जनरल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट इज 2.65 टू 2.68 फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल एंड 1.2 टू 1.4 फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। इट इज क्लियर, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1.2 टू 1.4, और ऐसे होती है जनरल इनऑर्गेनिक के लिए 2.65 टू 2.68, ठीक है। एंड एवरेज वैल्यू ऑफ 2.67 में बी कंसीडर, या जनरली हम लोग 2.65 ही लेते हैं। दिस इज व्हाट नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय द वेट ऑफ सॉइल इनटू 100, ठीक है। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते थे कि हमारे मैथ्स में कितने नंबर आए, डिवाइड बाय द टोटल मार्क्स इनटू 100, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे 80 नंबर आए, 80 बाई 100, ये तो क्या बोलते हैं, 80 बाई 100 इंटू 100, 80% हमारे परसेंटेज आए इन मैथ्स। क्लियर? तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर डिवाइड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड इनटू 100। अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है, दिस इज यूनिटलेस, परसेंटेज में आएगा तो यूनिटलेस आएगा, ऊपर भी वेट ऑफ वाटर है नीचे भी वेट ऑफ सॉलिड है, तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यूनिटलेस क्वांटिटी, वेट ऑफ वाटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब है 0 से हमेशा बड़ा आएगा। क्लियर? कैसे बड़ा आएगा, क्योंकि वेट ऑफ वाटर या तो 0 ही हो सकता है, ठीक है, 0 से कम तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमेशा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इट मींस वाटर कंटेंट हैज नो लिमिट्स। आप जितना पानी बढ़ाते जाओ, सॉइल ऐसी चीज है ना, कभी पानी सॉइल लाके देखना, पिछली बार भी मैंने बोला था, सॉइल लाना और पानी डालते जाना डालते जाना डालते जाना, एक टाइम क्या आएगा, मतलब ऐसा कोई वही नहीं है, पानी जितना डालते रहो सॉइल लेते जाएगा लेते जाएगा लेते जाएगा, मतलब एक टाइम सैचुरेटेड भी हो जाएगा, उसके बाद पानी अपने अंदर नहीं लेगा लेकिन पानी भरा रहेगा, ठीक है। तो वाटर कंटेंट विल बी ग्रेटर देन 0 दो इट डज नॉट हैव एनी लिमिट, ठीक है। इट विल हैव नो लिमिट्स। क्लियर यहां तक? Yes, sir. बोर लग रहा है? No, sir. चलो, अब बोर भी लगेगा तो क्या करोगे, अब दो दिन का कवर करना है तो थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वॉइड रेशियो। याद हो रहा है ना, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. आ अब रही है देखो, सर, वीडियोस में भी था ना। क्या क्या मोहिनी?
सर ये जो आपने वीडियोस भेजे थे उनमें भी था ये ये सब। ये पीडीएफ अभी तुरंत भेज दूंगा मैं, है ना। 82 पेज की है पूरी, सॉइल इसी में है, ठीक है। इतना पढ़ लोगे काफी है, ठीक है। साथ में न्यूमेरिकल्स भी हैं। चलो अभी पहले वॉइड रेशियो देखते हैं। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म शुरू होता है। अब तक वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले पढ़े हुए थे, लेकिन वॉइड रेशियो सबसे पहले पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो वॉइड रेशियो ध्यान से पढ़ना। अब जब वॉइड का रेशियो देखो, हर टर्म का मतलब समझो, ठीक है। रटना तो अलग बात है, लेकिन टर्म का मतलब समझना। वॉइड रेशियो का क्या मतलब होगा, हमारी सॉइल पार्टिकल में कितने वॉइड्स हैं, ठीक है। तो वॉइड रेशियो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द वॉइड रेशियो। क्लियर। अगेन इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी एंड इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, ये इक्वल टू जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि कितनी भी सॉइल हो जाए कुछ ना कुछ वॉइड तो होगा ही होगा, है ना। कितनी भी सॉइल हो जाए, आप कितना भी इसको कंप्रेस कर लो, कुछ ना कुछ तो वॉइड आएगा ही आएगा, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो होगा ही होगा, हमारी सॉइल होगी तो उसमें सॉलिड तो होंगे ही होंगे। तो कभी भी ये जीरो टर्म नहीं आता, हमेशा जीरो से ग्रेटर आएगा। लेकिन कितना भी आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बहुत ज्यादा भी हो सकता है ना, अनलिमिटेड हो सकता है। तो इट डज नॉट हैव एनी लिमिट। क्लियर। अब आते हैं फाइनर सॉइल। अब आप खुद से सोच के देखना, फाइनर सॉइल में हमारा वॉइड रेशियो ज्यादा होगा या कोर्सर सॉइल में ज्यादा होगा। फटाफट सोच के बताओ। क्वेश्चन है, सोच समझ के बताना। देखो दिमाग लगा के कि हमारा मतलब फाइन सॉइल में वॉइड रेशियो ज्यादा होना चाहिए या हमारा कोर सॉइल में। कोर सॉइल और फाइन सॉइल क्लियर है। कोर सॉइल बड़ी बड़ी सॉइल हो गई, ग्रेवल हो गई। फाइन सॉइल हमारी क्ले या सिल्ट हो गई, ठीक है। तो आप सोच के बताओ किसमें वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। मोहिनी, फाइन में। क्यों, व्हाट इज द रीजन फाइन में? पक्का? काशवी आप बताओ। सर ग्रेवल वगैरह में होना चाहिए ना। रीजन, रीजन चाहिए साथ में। सर रीजनिंग की, उसमें पहले तो वाटर कंटेंट कम होता है, मतलब होता ही नहीं है, या तो या कम होता है। तो जो स्पेस होती है वो सिर्फ वॉइड और आपका सॉइल सॉलिड होता है। मैंने, अच्छा किसमें, फाइन सॉइल में? सर नहीं, फाइन में नहीं, ग्रेवल और उसमें। अच्छा ग्रेवल में क्या बोला है, वाटर कंटेंट नहीं होता? ये किसने यस बोल दिया, सर। मैंने बोला? सर वाटर कंटेंट या तो कम होता है या हम्म। एकदम लो होता है या नहीं होता। लाइक जैसे सैंड हो गई आपकी, उसमें वाटर कंटेंट बहुत लो होता है कि वो नेगलेक्ट ही हो जाता है। हाँ। तो इसकी वजह से हम लोग वॉइड की वॉल्यूम कंसिडर करते हैं और हम लोग उसकी सॉलिड की करते हैं। तो दो ही वो होते हैं उसमें, तो इसकी वजह से। कुछ लॉजिक नहीं बैठ पा रहा है, मतलब काशी, वो मोहिनी और कुछ बोल रही हो क्या? सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो नहीं वॉइड होता रेशियो का कि फॉर्मूला दिया हुआ है जी। हाँ मोहिनी बोलो। फाइन में होता है कि फाइन के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होती है किसकी? सॉइल की। हम्म, अच्छा ये बताओ मुझे, वॉल्यूम, वॉइड रेशियो का सामने क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। अब मुझे एक ग्रेवल है, ग्रेवल के बीच में वॉइड ज्यादा होंगे या कम होंगे? सर ज़्यादा होंगे। ज्यादा होंगे, पक्का? मोहिनी क्लियर है ना? देखो जानबूझ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बड़े बड़े बॉल्स ले लो, ठीक है। बॉल्स आते हैं ना हमारे, बड़े बड़े बॉल रखो, उनके बीच में वॉइड्स ज्यादा बनेंगे, क्लियर है। और आप छोटे छोटे बॉल ले लो तो उनके बीच में वॉइड्स कम बनेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से वॉइड रेशियो तो ज्यादा होना चाहिए कोर सॉइल का। लेकिन अब नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी दिया है, ठीक है। बड़े बड़े का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा हो रहा है वैसे ये भी ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप वन मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड को भी ज्यादा करोगे और नीचे वाले क्वांटिटी को भी ज्यादा करोगे, तो जो टोटल जो रेशियो आएगा वो रेशियो तो फिक्स आ रहा है, उतना ही आ रहा है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी कम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी कम। तो दोनों चीज कम होने के कारण क्या हो रहा है ना, वॉइड रेशियो हमारा कम आता है इन केस ऑफ फाइन सॉइल। फिर से बताओ, मैं समझ आया नहीं आया? यस सर की मतलब देखो रेशियो सेम हमेशा याद आएगा। रखना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन केस ऑफ कोर सॉइल इज ग्रेटर देन फाइन सॉइल। बट जब वॉइड रेशियो की बात आए,
अब देखो इसका एग्जांपल अगर आपको करके देखना है ना, तो देखो एग्जांपल में क्या है ना, अब देखो मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, एक बकेट लो, ठीक है, एक बकेट लिया, बकेट में क्या बोलते हैं, कोर्स सॉइल में जितने वॉइड्स आएंगे ना, बड़े बड़े वॉइड्स आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ वॉइड्स इज लेस देन कोर्स में, मतलब फाइन में जितने आएंगे, फाइन में छोटे छोटे वॉइड्स होंगे लेकिन बहुत सारे होंगे, मिलियंस ऑफ वॉइड्स मिलेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ क्ले बोल लो, इन केस ऑफ सिल्ट बोल लो, ठीक है, तो वो मिलके पूरा इकट्ठा वॉइड रेशियो को बढ़ा देते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? ओके सर। यस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, द वॉइड रेशियो ऑफ द फाइन सॉइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वॉइड रेशियो ऑफ कोर्सर सॉइल, ठीक है, ये इसलिए अलग से लिख दिया है, void ratio of final soil is always greater than the coarser soil because the, देखो एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, surface area increases hence the volume of voids increases, ठीक है, जैसे जैसे surface area increase होता है, ठीक है, वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज हो जाते हैं, वही सरफेस एरिया का ही रिलेशन है, जब बहुत सारे मतलब वॉइड्स मिल जाएंगे ना, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट इज पोरोसिटी। देखो वॉइड रेशियो का भाई है पोरोसिटी, ठीक है, वॉइड रेशियो भूल जाओ तो पोरोसिटी याद रखना। पोरोसिटी क्या होता है, दैट इज अगेन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम, याद रखना, दोनों में अंतर रखना। वहां पे क्या था वॉइड रेशियो में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ सॉइल थी। एक बार देखो फिर से, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या क्या चीजें नहीं आ रही थी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हमारा वाटर नहीं आ रहा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे नहीं आया, जबकि जब हम पोरोसिटी देखेंगे तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आएगा। पोरोसिटी किस चीज के कारण आएगी, पानी के कारण आएगी, ठीक है, पोरस कितना है हमारा कोई, तो दैट इज नोन एज पोरोसिटी। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है हमारी सॉइल का, तो एन इज नंबर ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज पोरोसिटी। तो पोरोसिटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो सकता है, इस टोटल के बराबर तो हो सकता है, 100 से तो ज्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों का अगर ये 1 है तो ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऐसा थोड़ी होगा कि हमारा सॉइल के पार्टिकल से भी ज्यादा हो जाए, उससे कम ही रहेगा हमेशा। तो दिस विल बी ऑलवेज 0 to 100% के बीच में होगा। क्लियर? यस। यस सर। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय एस। एस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्या मतलब है, कितना सैचुरेट हो गया है हमारी सॉइल कितनी सैचुरेट हो गई है। तो इट विल डिपेंड ऑन द कितना वाटर का वॉल्यूम है और कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100 विल बी गिव यू डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोचो थोड़ा सा, जो ड्राई सॉइल मैंने बताई थी, ड्राई सॉइल में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आएगा मोहिनी? यस सर। अगर अगर देखो, चलो मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन समझ में आ गया ना, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ड्राई सॉइल है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा? 0 हो गया क्योंकि उसमें वाटर। वेरी गुड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है। देखो यही चीज लिख दी है, ठीक है। और अगर ये बताओ क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉइल है तो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन? इंक्रीज हो जाएगा उसमें, कितना? वाटर की क्वांटिटी ज्यादा उसमें। मतलब फुली सैचुरेटेड सॉइल हो गई तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा? मतलब बढ़ जाएगा ना कि 0 से इंक्रीज 1 से इंक्रीज हो जाएगा। 1 से इंक्रीज कैसे हो जाएगा? हमारा डिग्री 0 ऑफ सैचुरेशन फुली सैचुरेटेड है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉइड कितनी हो गई, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो गए, तो ये 1 आ जाएगा, यस। है ना। तो 0 से 1 की इसकी रेंज हो जाएगी, देखो ये रहा, ठीक है। जब ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है पहली, तो ड्राई सॉइल के लिए S इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर
जीरो हो गया तो जीरो हमारा जीरो आ जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। लेकिन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हमारा ये 1 हो जाएगा, तो एस की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जो होगी, जिसमें कि पानी भी है सॉइल भी है, मतलब पूरा पानी नहीं है थोड़ा पानी है, तो द एस विल बी 0 to 1 की वैल्यू होगी, 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगी। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज एयर कंटेंट। अब पानी में एयर कितना है, एयर कंटेंट विल बी गिवन बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सिंपल सी बात है, हमारा जो एयर जाएगी वो किस में जाएगी, वॉइड में जाएगी, कहीं और तो जाएगी नहीं, सॉइल सॉलिड में तो जाएगी नहीं, तो एयर कंटेंट पूछा गया तो वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्लियर? यस सर। चलो, अब दिस इज ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी, बस बट वैल्यू शुड बी 0 to 100। ठीक है, एयर कंटेंट हमारी 0 से ज्यादा हो सकती है और 100 से कम हो सकती है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर हो सकता है एक बार पूरी वॉइड में हो जाए तो ये हमारा 100 हो सकता है। ठीक है, तो 0 से 100 की वैल्यू होनी चाहिए दोनों बराबर। ठीक है, ये रेंज याद रखनी है आप लोग को। नेक्स्ट इज एयर वॉइड्स, परसेंट एयर वॉइड्स, दैट इज Na, that will be again volume of air by volume of void into 100। ये इसी को हमने क्या कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी। और Na हमारा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, फुल्ली सैचुरेटेड मतलब पानी पूरा भरा हुआ है, तो एयर 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो, अब हम लोग आते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने ऊपर से, फटाफट से एक बार रिवाइज करें। हमने क्या क्या पढ़ लिया, सॉइल कैसे बनती है, व्हाट आर द वेरियस 15 टाइप्स ऑफ द सॉइल। कुछ पूछूं मैं, सॉइल कौन कौन सी, टेलस का मुझे कौन बताएगा, काशी बताओ टेलस सॉइल कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी से होता है। बस मुझे ग्रेविटेशनल आंसर चाहिए। क्या बोलते हैं मोहिनी, फटाफट से बताओ मेरे को, कौन सी सॉइल बताओगी? बेंटोनाइट सॉइल। सर वो लावा से, लावा प्लस वाटर कंटेंट। लावा से नहीं, वो नहीं सर, वो जो ऑर्गेनिक मेटल बॉडी सेल्स चलो ठीक है, वॉल्केनिक ऐश बस याद रखो, और ड्रिलिंग के लिए यूज की जाती है, बस बेंटोनाइट का ये याद रखो। और ब्लैक कॉटन सॉइल, अब एक बार पढ़ोगे तो सारा याद हो जाएगा। मेराइन सर वो सॉइल, जो ऐसे से एओलियन सॉइल, टफ, ऐसे से खुद से दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, चलो अभी एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आई विल स्टार्ट विद द रिवीजन। ठीक है, पहले पूरी चीज रिवाइज करवाऊंगा फिर। ठीक है, उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, मैंने बता दिया यूनिट वेट, यूनिट वेट के बाद बल्क यूनिट वेट पढ़ लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ ली, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद हमने क्या पढ़ा, एयर वॉइड रेशियो पढ़ लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद एक और चीज पढ़ी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और क्या पढ़ा बताओ फटाफट, मैं खुद भूल गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, चलो वॉइड रेशियो के बाद हमने ये पढ़ा, क्या बोलते हैं, एयर कंटेंट। ठीक है, मतलब 5-6 हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, अब आते हैं हम, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वी हैव फाइंड आउट द वेरियस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं पहले बताऊंगा। ठीक है, उन सबको तो याद कर लेना है मेरे साथ साथ, अभी याद हो जाएगा आप लोग को। सबसे पहले आते हैं 8वें फॉर्मूले पे। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं, कौन कौन क्रिकेट देखता है ये बताओ? क्रिकेट कितने लोग देखते हैं, नहीं देखता कोई भी? नो सर। बहुत सही, पहले ही नो सर। SEWG से किसी का नाम बना सकते हो क्या, SEWG, इससे कोई किसी का नाम बना सकता है? नहीं बना सकता। वीरेंद्र सहवाग का नाम सुना है? एक फॉर्मूला तो याद हो गया सहवाग के नाम से। ठीक है, तो SE इक्वल टू WG, इसमें S क्या है, S इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E इज वॉइड रेशियो, W इज वाटर कंटेंट, G इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर? तो एक फॉर्मूला याद हो गया सहवाग। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारा रिलेशन होता है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा ये बताओ, E पहले आता है या N पहले आता है? ई पहले आता है ना, तो जब पहले से बड़े में जाओगे तो माइनस का साइन आएगा, और जब बड़े से छोटे में आओगे तो प्लस का साइन आएगा। तो N इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 1 प्लस E, याद रखना, E इज इक्वल टू N बाई 1 माइनस E।
अगर आपको क्वेश्चन में वॉइड रेशियो दिया है तो आप पोरोसिटी निकाल सकते हो, अगर आपको पोरोसिटी दिया है तो आप वॉइड रेशियो निकाल सकते हो। 3 फॉर्मूले खत्म हो गए, 3 फॉर्मूले क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू W, कैपिटल W बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये इतना ज्यादा नहीं, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। इस तरह V का फॉर्मूला है, V दैट इज वॉल्यूम ऑफ द solid is equal to volume by 1 plus E, that is void ratio. This is air water content is equal to N, that is N is porosity multiplied by air content, ठीक है। gamma D is dry density और dry unit weight is equal to bulk unit weight divided by 1 plus W। एक एक बार इनको लिख के देखना है ना। air content plus degree of saturation S is equal to 1, ये दोनों equal to 1 होते हैं। ये 8 तक हो गया था, 9 आते हैं। gamma bulk दैट इज G प्लस SE डिवाइड बाई 1 प्लस E। सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो यूज होता है 8th और 9th, ये दो फॉर्मूले याद कर लो, बाकी सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे, ठीक है। ये याद है तो यहाँ पे गामा ड्राई, ड्राई के लिए क्या होता है हमारा E डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है, तो S की वैल्यू 1 रख दो, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा G गामा D ड्राई डेंसिटी आ जाएगी G गामा W 1 प्लस E। तो एक दो फॉर्मूले, ज्यादा नहीं, एक दो फॉर्मूले इनको लिख लिख के याद करना है। ये मैंने बता दिया था, गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, ठीक है। गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, 15 फॉर्मूले को देखो, जैसे 15 सॉइल बताई थी ना, 15 टाइप की सॉइल, वैसे ही 15 फॉर्मूले को लिख लिख के बस याद कर लेना है, ठीक है। इनमें से देखो 8 तक तो मैंने बता ही दी है, बाकी इनको लिख लिख के एक बार याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोग के, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेना। नाउ कमिंग टू द इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब देखो, अब आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज तो दी हुई थी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ना बाद में भी काम आती हैं, ठीक है। जब आप आगे पढ़ोगे तो उनका भी काम आएगा, बियरिंग कैपेसिटी और ये सब निकालने में। तो इसलिए मैं देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बार आपको सारी चीजें कंप्लीट करवा दे रहा हूँ ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो, जो हमने पढ़ा ऊपर स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब आप बोलोगे सर हम सॉइल को क्या करेंगे ना, साइड पे जाएंगे, सॉइल उठाएंगे, सॉइल उठा के अपने लैब में ले आएंगे और लैब में उनका टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट कर लोगे तो आप बता दोगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द सॉइल, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें ई की वैल्यू दी होगी, जो ऊपर फॉर्मूले हैं उनके आधार पे यूज करके आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लोगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। दिस आर नोन एज इंडेक्स प्रॉपर्टी। जब आप प्रैक्टिकली करते हो, आप साइड से सॉइल लाए और अपने लैब में लाके टेस्ट कर लिया, तो अब ये उन टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे होती है, पिक्नोमीटर बॉटल मेथड, ठीक है। इस बॉटल को क्या बोलते हैं, पिक्नोमीटर, ठीक है। कई बार आपने लेबोरेटरी में अपने पिक्नोमीटर यूज किया होगा, कितने लोगों ने यूज किया बताओ। नो सर। नहीं किया? कितनी फ्लास्क फोड़ी होंगी, कितनी फ्लास्क तोड़ी होंगी अगर यूज किया है तो, नहीं तो फिर तो कुछ नहीं किया होगा। चलो, पिक्नोमीटर बॉटल मेथड के बारे में बता रहा हूँ। दिस कैपेसिटी इज 900 ml, ठीक है। 900 ml का ये बोतल होती है। सबसे पहला जो मास होता है, सबसे पहले क्या करो, देखो मैं मेथड करने का तरीका बता दे रहा हूँ। ये पिक्नोमीटर मेथड लिया और आपने सबसे पहले वेट कर लिया, वेटिंग मशीन आती है, उसमें सबसे मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर वाटर बॉटल ले लिया, जिसको M1 मान लिया। अब जो आप बाहर से सॉइल लाए हो, ठीक है, सॉइल लाए हो, सॉइल को इसमें डाल दो और उसके साथ वेट कर लो, ठीक है। सॉइल के साथ जो ड्राई सॉइल लेके आए हो उनको इसमें डाल के फिर वेट कर लो, दैट इज M2 हो जाएगा। फिर जब आप क्या करो, ड्राई सॉइल में पानी डाल दो, ठीक है। तो जब पहले तो पिक्नोमीटर था, पहले उसका वेट M1, मिट्टी डाल दी M2, मिट्टी डालने के बाद पानी डाल दिया, दैट इज M3। अब क्या करो, अब मिट्टी निकाल दो, पानी निकाल दो और सिर्फ पानी डाल के इसका वेट कर लो, दैट इज नोन एज M4। M1 आ गया, M2 आ गया, M3 आ गया, M4 आ गया। M1 क्या था, सबसे पहले पिक्नोमीटर बॉटल का वेट। M2 क्या आ गया, पिक्नोमीटर बॉटल प्लस ड्राई सॉइल, जो सॉइल लाए थे साइड से उसको डाल दिया। तीसरा क्या आ गया, सॉइल भी है, पानी भी है और पिक्नोमीटर भी है, तीनों का वेट हो गया। M4 में क्या करो, पूरी मिट्टी निकाली, पानी निकाला, उसके बाद पानी भर के पिक्नोमीटर को वेट कर दिया। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मास। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का तरीका इस M2 माइनस M1 याद कर लो। देखो, याद करने का फॉर्मूला तरीका बता रहा हूँ। आपने ये चारों चीज निकाल ली, M2 M2। सबसे पहले M2 और M1 का पेयर बनाओ और M3 और M4 का पेयर बनाओ। ऊपर क्या होगा, 2 माइनस 1, नीचे भी वही आएगा, 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। क्लियर हो गया, फॉर्मूला याद होगा, कैसे याद होगा, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M2 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M4, क्लियर, यही होगा फॉर्मूला। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो आप ऊपर निकाल रहे थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, देखो दोनों में अलग अलग है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक न्यूमेरिकल अप्रोच है। ये प्रैक्टिकली हम निकालते हैं, हम जो सॉइल लाएंगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बता देंगे। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आनी चाहिए, दैट इज 2.65, ठीक है। ऊपर मैंने रेंज बताई थी आप लोग को, कुछ बोल रहे हो? यस सर, 2.6।
हाँ क्या हुआ मोहिनी? और सर वो रेंज ही बता दी 2.67। हाँ 2.67 वो एवरेज लिया था। हाँ देखो रेंज होती है, देखो अभी जब क्वेश्चंस करोगे ना तो क्वेश्चन में जनरली 2.65 ही दिया रहता है, ठीक है। वो इनऑर्गेनिक के लिए है 2 पॉइंट कितना 2.65 से जो भी ले रहे थे, और 2.67 भी ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 0.02 का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन दिया होगा ना, मैंने तो आज तक 2.65 ही ली है, ठीक है। तो आपके ऊपर है कितनी वैल्यू लेनी है, और जब आप निकालते हो ना तो वो रेंज के अंदर ही आना चाहिए। अगर रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मतलब आपकी वेरी कर रही है, फिर आपको सॉइल को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये जो पिक्नोमीटर बॉटल है, इफ डेंसिटी बॉटल इज यूज देन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी डिटरमाइन, किस किस के लिए कर सकते हो, कोर्स सॉइल के लिए एंड फाइन सॉइल के लिए, ठीक है। इन डेंसिटी बॉटल ओनली अ पाइप इज अटैच टू द होल टू फिल द वाटर, सिर्फ पाइप से ही वाटर डालना है, ठीक है। ये सब अभी तरीके हैं, ये मैं दिखा दूंगा। और आज जाके पिक्नोमीटर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के टेस्ट ना यूट्यूब पे देखोगे, ठीक है, यूट्यूब पे देख लेना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे बताया वैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब पहला हमने क्या निकाल लिया, सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल दिया। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, सॉइल का वाटर कंटेंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है हमने क्या, अब क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब जो नॉर्मल जो सॉइल है ना, मतलब साइड की जो सॉइल है उसको हम लेके आए अपनी लैब में, लैब पे हम उसकी इतने सारे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों टेस्ट कर रहे हैं, ताकि सॉइल की प्रॉपर्टी हमें पता चल पाए। एक तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि हम फॉर्मूले से निकालते हैं, और एक होती है हमारी क्या, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ता है, ये मेथड करने पड़ते हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताओ। यस सर। पहला टेस्ट हमने कर लिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल ली है। सबसे पहला जो टेस्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है। नेक्स्ट टेस्ट इज वाटर कंटेंट। अब हमें ये तो पता हो ना कि हमारी सॉइल में वाटर लेने की क्षमता कितनी है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम स्ट्रक्चर को बनाते वक्त, देखो एक होता है क्या हुआ, मान लो जैसे कि किसका काशवी का घर है, काशवी का तो राजस्थान में घर है ना। मान लो किसी का घर है बहुत वैसी जगह पे जहाँ बहुत बारिश होती है, ठीक है, असम साइड पहुंच जाओ। आप लोग की मैम का है ना, कस्तूरी मैम और वर्षा मैम, है ना, ये लोग का घर कहाँ है, असम में है। अब ये लोग ने भी यही काम किया, इन्होंने वाटर कंटेंट निकाला नहीं था। जो जहाँ पे घर बनाया है वहां पे क्या है, बहुत तेज बारिश होती है, सब पता है आपको, मौसीनरम चेरापूंजी ये सब में बहुत बारिश होती है। तो सॉइल क्या थी, ठीक है, सॉइल का आपने ध्यान नहीं दिया, वाटर कंटेंट चेक नहीं किया। क्या हुआ कि जो वाटर के लेने की क्षमता थी सॉइल में बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और बारिश कंटिन्यूस होती जा रही है, होती जा रही है। क्या होगा, एक समय बाद जो स्ट्रक्चर बना हमारा वो नीचे सेटल कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले वाटर कंटेंट चेक करना पड़ेगा कि भैया कितना वाटर कंटेंट ये ले सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा वाटर आएगा तो हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमें वाटर कंटेंट भी निकालना जरूरी है। अब वाटर कंटेंट निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट वन इज ओवन ड्राई मेथड, पिग्नोमीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, इंफ्रारेड टॉर्शन बैलेंस मेथड, रेडिएशन मेथड। सबसे बेस्ट कौन सा है, द मोस्ट एक्यूरेट इज ओवन ड्राई मेथड, ठीक है। जो आप लोग ओवन ओवन यूज करते हो ना, ओवन रखते हो ना, क्या होता है किसी भी चीज में पकाने का तरीका क्या होता है, उसके अंदर से लिक्विड को निकाल देना। तो ओवन ड्राई भी यही करता है, क्या करता है, मिट्टी को जैसे रख दोगे उसके अंदर का वाटर को निकाल देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले कितना वाटर था, अब कितना वाटर आया। तो देखो ये मेथड मैं बता दे रहा हूँ, है ना। तो ओवन ड्राई मेथड तो सिंपल है, सॉइल लाए और सॉइल को वो ओवन में रख दिया तो आपको पता चल जाएगा कि कितना, पहले उसका वेट किया, उसके बाद फिर कितना पानी निकल गया तो उसका वेट आ जाएगा। नेक्स्ट इज पिग्नोमीटर मेथड। पिग्नोमीटर मेथड में भी यही फॉर्मूला है, दैट इज W2 माइनस W1। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, वहां पे हमने W1 माइनस W2 किया था, यहाँ पे W2 माइनस W1 और W3 माइनस W4। देखो दो में से वन को हटाओ, 3 माइनस 4 सेम है। G माइनस 1/G दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 1 इंटू 100 दैट इज नोन एज, ये कि इससे क्या आ जाएगा, हमारा वाटर कंटेंट आ जाएगा। ये पिग्नोमीटर मेथड है। वही W1 इज वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल, W2 इज वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल प्लस सॉयल, W3 इज वेट ऑफ एम्प्टी पिग्नोमीटर वाटर सॉयल एंड वाटर, तीनों वही चीज, और W4 इज पिग्नोमीटर वाटर और वाटर, ठीक है। ये इनके वीडियो देख लेना, वीडियो देख लोगे तो हमेशा याद आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पिग्नोमीटर मेथड इज मतलब मेथड इज यूज फॉर कोहेजन लेस सॉयल। अब मुझे फटाफट से बता दो कि कौन सी सॉइल के लिए इसका यूज करेंगे, मोहिनी। सैंड। वेरी गुड, सैंड या ग्रेवल के लिए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्ले के लिए कभी नहीं करेंगे इसका यूज। क्यों नहीं करेंगे कोई बताएगा? सर क्योंकि क्ले कंबाइन होती है उसमें कोहेसिव होता वेरी है। गुड वेरी गुड। देखो क्ले क्या करता है, पानी
पानी या एयर जो होता है ना उसके अंदर होते हैं, ठीक है, तो उनको निकालना पिक्नोमीटर से प्रोसेस में पिक्नोमीटर से पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा बहुत जैसे ग्रेवल हो गया, सैंड जब जाएगी ना तो आप स्टिर कर सकते हो। स्टिर का मतलब क्या होता है, एक डंडा लिया, डंडे से घुमा घुमा के उसके बीच का एयर निकाल दिया, तब जाके हमारा प्रॉपर रिजल्ट आएगा, ठीक है। वाटर कंटेंट का मतलब क्या है कि उसकी वाटर को प्रॉपर तरीके से निकालना है, ठीक है, या एयर को निकालोगे तब। जबकि कोहेसिव सॉइल में क्या होगा, जब जो एयर अंदर मतलब जो एयर अंदर एंट्रैप्ड हो गई है या एयर अंदर बनी हुई है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको कोहेजनलेस सॉइल के लिए ही यूज किया जाता है। क्लियर। अब आते हैं ओवन ड्राई मेथड। सॉरी, ओवन ड्राई मेथड मैंने बताया नहीं। ओवन ड्राई मेथड का परसेंटेज W, दैट इज वेट ऑफ, क्या करोगे, पहले वेट ले लोगे, ठीक है, डिवाइड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड कर दोगे तो डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा M2 - M3, M3 - M4। M1 इज मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, M2 इज मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर प्लस सॉइल। ओवन ड्राई 24 घंटे के लिए ओवन ड्राई करना है। टेम्परेचर ध्यान रखना है 105 डिग्री से 100 डिग्री तक का, सॉरी 105 से 110 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पे 100 गलती से हो गया। 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रखना है। मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल का वेट ले लो। देखो पहले जो सॉइल आई उसका हमने वेट लिया M2, और बाद में जो ड्राई सॉइल है उसका ले लिया, तो M2 में से M3 माइनस कर दोगे एंड डिवाइड बाय M3 - M4, तो आपको पता चलेगा कि वाटर कंटेंट कितना था, ठीक है। अब ध्यान रखो ओवन ड्राई के लिए, दिस मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट लैब मेथड फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल। द टेम्परेचर शुड बी इतना 105 से 110 डिग्री। अब देखो ये अंतर बता देता हूँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या अंतर है। ऑर्गेनिक में क्या होगा, ऑर्गेनिक का मतलब समझते हो, घास फूस जो भी ये आइटम है ये रहेंगे। घास फूस को जब आप 105 डिग्री तक जैसे ही करोगे वैसे ही क्या होगा, वो जलने लगेगा। तो वहां पे टेम्परेचर ध्यान रखना है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 60 डिग्री तक ही होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो जलने लग जाएगा, तो सॉइल खराब हो जाएगी, तो वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा, वाटर कंटेंट नहीं दे पाएगा। जबकि इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए 105 से 110 डिग्री कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब फॉर सॉइल कंटेनिंग जिप्सम द टेम्परेचर शुड नॉट बी मोर देन 80 डिग्री। अगर जिप्सम भी है तो जिप्सम का भी मॉलिक्यूल टूटने लग जाएगा, है ना, तो इसलिए जिप्सम के लिए भी आप 80 डिग्री तक यूज कर सकते हो। क्लियर, ओवन ड्राई मेथड खत्म हो गया। नेक्स्ट इज सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड से समझ में आ रहा है, आपने क्या किया, आप जो सॉइल है आफ्टर हीटिंग द सॉइल सैंपल एट द रेट 30 मिनट टू 45 मिनट, वही वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे वाटर कंटेंट वाला, मतलब क्या बोलते हैं, सेम मेथड है दोनों, है ना, ठीक है। दिस मेथड इज गिवन द रफ वैल्यू ऑफ द वाटर कंटेंट। सैंड बाथ मेथड एक्यूरेट नहीं देता, रफ वैल्यू दे देता है, लेकिन क्विक फील्ड मेथड है। आप ये चाहो तो देखो ऊपर वाला क्या था, लैब में ही यूज करना है, लेकिन सैंड बाथ मेथड आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, फील्ड पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर इन दिस मेथड। दिस मेथड इज यूज फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल। देखो ऊपर वाला ऑर्गेनिक के लिए हो गया, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए जनरली यूज किया जाता है सैंड बाथ मेथड। क्लियर है, इन सबके आज वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्कोहल मेथड। अब सबसे पहले आते हैं अल्कोहल मेथड में क्या करते हैं, जैसे ही सॉइल लाए ना तो चारों तरफ हम अल्कोहल लगा देते हैं, दैट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग ड्राइंग, ठीक है। दिस इज क्विक फील्ड मेथड, अगेन ये फील्ड में यूज किया जाता है अल्कोहल मेथड। दिस मेथड इज यूज फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल। दिस मेथड गिव्स फेयरली एक्यूरेट रिजल्ट, ये भी एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्या करते हैं ना हम लोग, स्पिरिट लगा देते हैं, ठीक है, मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है सॉइल पे, सॉइल सैंपल पे लगा देते हैं, जो कि क्या करता है ना, मतलब इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ इवोपोरेशन को। मतलब कहने का मतलब है वाटर को इवोपोरेट करना शुरू कर देता है। तो सॉइल ड्राई हो जाती है तो हम वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं कि कितनी पहले कितना वेट था फिर बाद में कितना वेट आया। तो अल्कोहल मेथड से भी इजीली हो सकता है। सबसे जो क्विकेस्ट मेथड है दैट इज कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सॉइल सैंपल 4 to 6 ग्राम मॉइस्चर मीटर विद कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, रिएक्ट विद द वाटर, तो क्या बनाता है, एसाइटाइलिन गैस बनाता है। प्रेशर ऑन द गेज कैलिब्रेटेड, हमारे पास प्रेशर दिखा देता है कितना प्रेस हो गया, 5 से 10 मिनट में हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो दिस इज द क्विकेस्ट मेथड, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, द रिजल्ट्स आर फेयरली एक्यूरेट। दिस इज ऑल्सो फील्ड मेथड, ठीक है। तीनों फील्ड मेथड बताए मैंने, कौन कौन से, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, सैंड बाथ मेथड हो गया, ठीक है, और अल्कोहल मेथड हो गया। ये तीनों हमारे फील्ड के यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडिएशन मेथड। टू स्टील कास्टिंग्स लोडिंग द सॉइल मीडियम इन वन केसिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल। देखो अब रेडिएशन मेथड क्या होता है, रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज कर लो, CO60 कोबाल्ट 60 का यूज करके एक हमारा क्या होता है, 2 केसिंग लगाते हैं, ठीक है, सॉइल मीडियम में, और एक डिटेक्टर होता है जिससे न्यूट्रॉन को एमिट करते हैं और वो पानी से रिएक्ट करने के बाद मतलब एनर्जी को लॉस करता है और डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इससे भी रेडिएशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल का वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज ऑन, ये भी हमारा ऑन साइड और इन साइडो मेथड है। इन दिस मेथड द कलेक्शन ऑफ सैंपल्स इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें सैंपल लेने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट देखो इस तरीके का कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन ये बहुत कॉस्टली आएगा, सिंपल सी बात है। आप कोबाल्ट 60 का यूज करोगे तो बहुत कॉस्टली आएगा और अनइकोनॉमिकल होता है। इन दिस मेथड द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सोil गेट्स डिस्टर्ब। जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या होता है ना, देखो हमने देखा है ना केमिस्ट्री में क्या किया है, हाइड्रोजन एटम ऑफ द सॉइल वाटर क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करके बता देगा कि हमारा पूरा सॉइल, पूरा मतलब वाटर खींच लिया है एक तरफ, तो दूसरी तरफ हम वाटर कंटेंट निकाल के बता देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड। देखो इतना डिटेल में नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेथड का नाम, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बस। चलो यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक और मेथड छूट गया, दैट इज टॉर्शन बैलेंस मेथड। इट इज यूज फॉर फाइन सॉइल बिकॉज इट रीअब्सॉर्ब्स द मॉइस्चर क्विकली, ठीक है। इंफ्रारेड रेज छोड़ के हम 250 वॉट की यूज टू ड्राई द सॉइल सैंपल, ड्राइंग एंड वेटिंग डन सिमिलरली। यहां तक हमने वाटर कंटेंट निकाल लिया। क्लियर है वाटर कंटेंट? यस सर। बोर तो नहीं हो रहे? ज्यादा हो गया? अब देखो 2 क्लास का भरपाई भी तो करना है ना, यस है ना। चलो अब थोड़ी सी नई चीज पढ़ाता हूँ, ठीक है। नई चीज क्या है, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने वाटर कंटेंट देख लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लिया। अब हम एक और चीज बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। अब मैं काशवी को पहले कंसिस्टेंसी बता रहा था कि अगर हमारे अंदर कंसिस्टेंसी है ना, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे अंदर कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी सी कम हुई, थर्ड सेमेस्टर में और कम ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और मतलब धीरे धीरे हर चीज को करते रहना पड़ेगा। तो इसी तरह होता है सॉइल में भी। सॉइल में क्या होता है, कंसिस्टेंसी मींस रिलेटिव ईज विद व्हिच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। अगर ये चीज ना हो ना सॉइल में, अगर सॉइल को आप प्रॉपर्ली डिफॉर्म ना कर पाओ, जैसा कि क्या होता है सीमेंट के केस में, ठीक है। सीमेंट में आपने पानी मिलाया, रिएक्शन शुरू हुए, तुरंत का तुरंत सीमेंट सेट हो गई, ठीक है। जैसे ही सेट हुई, अब उसके अंदर कंसिस्टेंसी की वैल्यू जो है कम होती जा रही है, ठीक है, कम होती जा रही है, खत्म ही हो गई एक टाइम पे, ठीक है। जैसा कि बताया था आपको 30 मिनट तक शुरू होती है, 30 मिनट से 10 घंटे तक ही वो क्या होता है, वर्केबल होता है। तो वो कंसिस्टेंसी खत्म हो गई। कंसिस्टेंसी खत्म होने के बाद उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अगर वो पड़ा पड़ा आपके घर पे पड़ा हुआ है तो वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही सॉइल के साथ भी है। अगर सॉइल में कंसिस्टेंसी ना हो तो फिर क्या होगा, सॉइल हमारी वेस्ट हो जाएगी। कैसे वेस्ट हो जाएगी, हम उसको डिफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, अपने लिए यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा मुझे कोई बताएगा कंसिस्टेंसी का यूज कहाँ पे है, एप्लीकेशन ऑफ द सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल, अभी स्ट्रक्चर से दूर आ जाओ, और कहीं पे यूज होता है? सॉइल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए। नहीं पता? उसकी डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी को कहां पे यूज किया जाता है? काशवी सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? यस सर, सुन रहे हैं सर, सोच रहा। अच्छा सोच रहे हो, चलो सोचने का टाइम है। सॉइल का एप्लीकेशन और कहाँ पे है? सबने अपने घर में देखा होगा कुछ ना कुछ। यार आप लोग तो आर्किटेक्ट्स हो, सो प्लांट, खासकर कहाँ पे? प्लांटिंग। सर ब्रिक्स। ब्रिक्स, चलो कुछ तो सोचा, कम से कम बिल्डिंग मटेरियल का ही सोचा, लेकिन सोचा तो। और कुछ? मोहिनी, राजस्थान में तो सबसे ज्यादा यूज होता है। सर जो क्ले हाउसेस बनते हैं क्ले से। बिल्कुल, हर चीज का यूज होता है क्ले का। घर में ठंडा पानी के लिए मटके यूज होते हैं, राजस्थान में तो हर जगह आपने देखे होंगे, ठीक है। मटके हो गए, ये सब इसका एप्लीकेशन ही होता है। अगर वो डिफॉर्म नहीं होगा तो कैसे यूज करोगे? और दिए, दिए जो बनते हैं दिवाली में, सबने यूज किया है ना, तो दिस इज द कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी के कारण ही तो यूज कर पा रहे हो, नहीं तो आप कुछ बना ही ना पाओ मिट्टी से, ठीक है। तो क्ले हो गए, सब कुछ, मतलब इन सब का यूज होता ही है, ठीक है। क्ले तो आप सबके घर में यूज होते होंगे, घर में शीशे में क्ले ही तो लगा है, ठीक है। तो उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी मींस रिलेटिव ईज विद व्हिच सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड, ठीक है। तो अब एटरबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कर्व दिया, ठीक है। अब एक कर्व क्या है, ये कर्व बहुत ध्यान से सुनना, पूरी पूरी सॉइल, मतलब सॉइल का बेसिक है ये, है ना, ठीक है। देखो एक वाटर कंटेंट सबको समझ आ गया, वाटर कंटेंट क्या होती है। अब एक सॉइल ली मैंने, ठीक है। देखो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझा रहा हूँ। सॉइल ली, ठीक है, आज लेना और मिट्टी को हाथ से छू के देखना, पानी डालना, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी मिट्टी हो, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले अगर बिना पानी डाले हुए क्या है, सॉइल हमारी थोड़ी सी हार्ड है,
ठीक है, थोड़ी सी सॉलिड में है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये सॉलिड है, ठीक है। अभी यहाँ पे जीरो है, जीरो सॉयल, मतलब जीरो है वाटर, ठीक है। अब धीरे धीरे आपने पानी डालना शुरू किया, अब धीरे धीरे सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड में बदल लेगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है सेमी सॉलिड, ठीक है। और दिस इज नोन एज सैचुरेटेड वाटर कंटेंट, या इसी को बोला जाता है सैचुरेटेड, और नाम आएगा अभी बताऊंगा, अभी नाम अच्छे से बताऊंगा, WS बस डाल लो, ठीक है, WS। अब पानी के साथ साथ थोड़ी सॉयल मूव करने लग गई, मूव का मतलब समझ रहे हो, थोड़ी सी गीली हो गई, अब हाथ चला रहे हो तो थोड़ा हाथ चल रहा है, ठीक है। अब एक समय आया, दैट इज द प्लास्टिक पॉइंट, ठीक है, ये सैचुरेटेड पॉइंट है, सॉरी, WS इज द सैचुरेटेड पॉइंट या सैचुरेटेड वाटर कंटेंट, ठीक है। ये वाटर कंटेंट है इस एक्सेस पे। तो जैसे जैसे पानी मिला रहे हो, एक टाइम आया जब सैचुरेटेड वाटर कंटेंट आया, सॉयल हमारी लिक्विड में बहने लग गई, मतलब लिक्विड में नहीं, अभी सॉयल हमारी मूव करने की स्थिति में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा क्या हुआ, अब प्लास्टिक और सॉयल हमने बढ़ाई तो प्लास्टिक पॉइंट आया, दैट इज प्लास्टिक वाटर कंटेंट, ठीक है। इसके बाद सॉयल कैसी बिहेव कर रही है, प्लास्टिक में, मतलब आप बहने लग गई, ठीक है, मतलब प्लास्टिक हो गई, मतलब आप यूज कर सकते हो, किसी चीज को बना सकते हो, आप क्ले बना सकते हो, उसको शेप दे सकते हो, ठीक है। उसी मिट्टी के भगवान भी बनते हैं, ठीक है, मिट्टी से तो कई चीजें, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, ठीक है। फिर एक वाटर कंटेंट आया W। अब इसके बाद ऐसी सॉयल हो गई कि सॉयल फ्लो करने लग गई पानी के साथ साथ, ठीक है। अब जो चीज में आपने रखा था सॉइल के साथ साथ पानी बह रहा है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज लिक्विड लिमिट। अब लिक्विड लिमिट आ गई, तो ये सारी लिमिट निकालने के लिए, ये सारी चीज करने के लिए हम एटरबर्ग ने एक कंसिस्टेंसी कर्व दे दिया, ये जो कर्व दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी कर्व, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, फिर वॉल्यूम ऑफ एयर भी था यहाँ पे, और अब वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आ गया, तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है। इनसाइड टू वाटर कंटेंट आ गया, IP, दैट इज द प्लास्टिक इंडेक्स, अभी बताऊंगा पूरा। और इसके बाद जो हमारी लिक्विडिटी प्रॉपर्टी शुरू हो गई, दैट इज लिक्विड लिमिट के बाद सॉइल हमारी फ्लो करने लग गई, ठीक है। अब इसी कर्व को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। If the soil is partially saturated, then up to just saturation, any change in the water content does not result in any change in volume of the voids. Volume of the soil, देखो जब यहाँ पे सैचुरेटेड थी, ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड थी, तब तक इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा था इन द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, वॉइड्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ना वॉल्यूम ऑफ सॉइल में हो रहा है, ना वॉइड रेशियो में हो रहा है, ना पोरोसिटी में हो रहा है। तो यहाँ तक सॉइल हमारी वो है कि क्या बोलते हैं, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक है, इसी को कहा जाता है लिक्विड लिमिट। बहुत मतलब कंसिस्टेंसी लिमिट तो तीन तरह की है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, है ना, अभी सारी चीज पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड लिमिट, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट क्या होती है, दिस इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल टेंड्स टू फ्लो। अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज लिक्विड लिमिट, तो मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल टेंड्स टू फ्लो, यही मैंने बताया कि सॉइल जैसे ही फ्लो करना शुरू कर गई, उस लिमिट को क्या बोलोगे, लिक्विड लिमिट, ठीक है। ऑल सॉइल पॉसेस नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ 2.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एट लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट पे बहुत कम शियर स्ट्रेंथ होता है, जो कि नाम मात्र का होता है, बस 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ मतलब समझते हो ना, रोकने की क्षमता, जैसे लिक्विड लिमिट से पहुंच गई तो बहुत कम शियर स्ट्रेंथ बच गया, अब वो बहने से उसको कोई नहीं रोक सकता, क्लियर, ठीक है, इसी को बोलते हैं लिक्विड लिमिट। अब लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं, देखो ये सब ऑपरेटर्स है। अब हम लोग मेथड देख रहे थे ना पूरे प्रैक्टिकल, तो लिक्विड लिमिट निकालने का तरीका है कैसाग्रेंडे एपरेटस। जैसे ही कोई पूछे लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कैसाग्रेंडे एपरेटस, ठीक है। देखो आज क्या क्या पढ़ना है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वाटर कंटेंट का, और लिक्विड लिमिट का, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट है, ये मैं सामने करके बता दे रहा हूँ, आप लोग देखना, मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो बताना। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल में कुछ पानी डालेंगे, ठीक है, सॉइल में पानी डाला, पानी में मिक्स किया, और इस कटोरा जो दिख रहा है ना, कटोरा टाइप का, उसमें हमने सॉइल भर दी, और सॉइल मतलब ऊपर तक भरनी है, इसमें अंदर की तरफ डेप्थ है। और क्या करना है, एक ग्रूव लेना है, एक मान लो पेन ले लो या कोई चीज ले लो, ग्रूव आता है इसके साथ, उससे इसको बीच में कट कर देना है। जैसे केक काटा है ना सबने, तो केक काटने वाले से बीच से कट कर देना है, तो बीच में एक गैप आ जाएगा, वो 2 mm का गैप होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हैंडल दिख रहा है जो चलाने वाला, ये वाला हैंडल दिख रहा है, इस हैंडल से हमें क्या करना है, घुमाना है इसको। तो घुमाओगे ना, तो एक बार मैं प्रैक्टिकल दिखा देता, यूट्यूब पे देखना तो पता लगेगा। जैसे इसको एक राउंड दोगे, तो ये वाला जो बाउल है ना, ये जैसे बाउल दिख रहा है, बाउल में वो भरा हुआ है, बाउल ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर से फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, एक में ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर घुमाओगे तो 25 ब्लोज देने हैं। 25 को ब्लोज दोगे तो ये जो सॉइल में गैप आया था ना 2 mm का, वो गैप फिल हो जाएगा। तो जिस पे वो गैप फिल हो, दैट लिमिट इज नोन एज लिक्विड लिमिट। ऐसे ही हम लोग लिक्विड लिमिट निकालते हैं। एक बार जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ के बता दे रहा हूँ। लिक्विड लिमिट डिफाइन एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द
which part of a soil cut by a tool of standard dimension flows together by a distance of half inch, that is 12 mm, under the impact of 25 number of blows, where the height of the fall in each blow is adjusted to 1 centimeter. ठीक है, सॉरी मैंने 2 mm बोला था, 12 mm का होता है. ठीक है, 12 mm के फ्लो पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज देने पड़ते हैं, तो 1 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए. तो इतने पे जो होता है दैट इज नोन एज हमारा लिक्विड लिमिट. ठीक है, और फ्लो इंडेक्स आता है, दैट इज द इसका जो स्लोप बनेगा. ठीक है, अभी मैं फिगर की तरफ दिखा दे रहा हूं. देखो, स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व विच रिप्रेजेंट द रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल विच इंक्रीज द वाटर कंटेंट इज नोन एज फ्लो इंडेक्स. इसी को फ्लो इंडेक्स बोलते हैं. दैट इज W1 माइनस W2 डिवाइड बाई लॉग N2 माइनस N1. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए. ठीक है, अब इसके दो मेथड है, 1 पॉइंट मेथड, कोन पेनिट्रेशन मेथड, किसके फ्लो इंडेक्स निकालने के. ठीक है, ये रहा इक्विपमेंट. अब देखो 1 पॉइंट मेथड या कोन पेनिट्रेशन मेथड, देखो इसमें सॉइल भर दी. ठीक है, अब सॉइल भरने के बाद आप इसको ऊपर से छोड़ोगे. ठीक है, ये ऊपर चला जाता है, ऊपर से फिर जैसे ही आप पंच करोगे तो सॉइल जितनी है ना उसमें कुछ mm तक ये वो कर जाए. देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये दिख रहा है, ये जो थ्रेड, ये जो आगे की तरफ दिख रहा है ना, ये कितने mm तक उसको पंच कर पा रहा है सॉइल को. दैट इज नोन एज फ्लो इंडेक्स. मतलब फ्लो का मतलब समझ लो कि हमारी मिट्टी फ्लो करने लायक है या नहीं. ठीक है, तो लिक्विड लिमिट इज टेकन एट दैट वाटर कंटेंट एट व्हिच द पेनिट्रोमीटर गिव्स पेनिट्रेशन ऑफ 20 mm इन द सॉइल सैंपल. ठीक है, 20 mm तक वो अंदर चले जाना चाहिए, पेनिट्रेट कर जाना चाहिए. तो उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज लिक्विड लिमिट. अभी सब ऊपर से जा रहा होगा. ठीक है, आ रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ मुझे. यस सर, कुछ आ रहा है. हाँ, कुछ कुछ आ रहा है, कोई बात नहीं. एक बार पढ़ोगे और फिर से एक और बार रिपीट करके देखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी. ठीक है, ये लिक्विड लिमिट का दो मेथड है. ठीक है, कैसा ग्राइंडे कर लो, वन पॉइंट पेनिट्रोमीटर कर लो. ठीक है, पेनिट्रोमीटर से भी कर सकते हो लिक्विड लिमिट का टेस्ट, या कैसा ग्राइंडे ऑपरेटर से भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लास्टिक लिमिट. प्लास्टिक लिमिट क्या थी, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज इन द प्लास्टिक स्टेज ऑफ द कंसिस्टेंसी. ठीक है, जब वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगे तो उसको प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं. कैसे डिटरमाइन होता है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच 3 mm डायमीटर थ्रेड कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी क्रैक ऑफ द सॉइल. इसमें क्या करते हैं, आप लोगों ने वो बनाया होगा बचपन में, कितने लोगों ने आटे के साथ खेला है. ठीक है, आटा लिया, एक शीशे का वो लिया और उस पर थ्रेड बनाए, पतले पतले थ्रेड. ठीक है, पतले पतले, जैसे आटा हम लोग नहीं मिलाते हैं, वैसे ही सॉइल का क्या करना है, पानी मिला के सॉइल को के थ्रेड बनाने हैं लंबे लंबे. वो थ्रेड जब टूटने लग जाए, ठीक है, 3 mm डायमीटर के थ्रेड हो, ठीक है, विदाउट एनी क्रैक, तो उस वाटर कंटेंट को हम प्लास्टिक लिमिट बोलेंगे. देखो कौन से वाटर कंटेंट की बात हो रही है ना, आप क्या करोगे, सॉइल लोगे, सॉइल में पानी मिलाते जाओगे, थोड़ा पानी मिलाया, फिर थ्रेड बनाया, 3 mm का थ्रेड बन गया, और अगर उसमें क्रैक आ रहा है तो दैट इज नॉट द प्लास्टिक लिमिट. अब आपने फिर से पानी मिलाया, फिर आपने किया, थ्रेड बनाए पतले पतले. देखो इन सब के ना वीडियो देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा. अभी जैसा मैं बता रहा हूँ ना, एक बार वीडियो देख लेना तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या होती है प्लास्टिक लिमिट, कैसे निकालते हैं. ठीक है, यूट्यूब पे डालना है हाउ टू डिटरमाइन, या प्लास्टिक लिमिट डाल देना, खुद आ जाएगा वीडियो. ठीक है, तो 3 mm डायमीटर का होना चाहिए थ्रेड, और वो क्रैक नहीं होना चाहिए, उस लिमिट को बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट. क्लियर. और इसी तरह श्रिंकेज लिमिट आती है. श्रिंकेज लिमिट इज मैक्सिमम वाटर कंटेंट beyond which further reduction in the water content of the soil does not lead to the reduction in the volume of the soil, because below shrinkage limit replacement of the water content takes place by the air. क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, सॉइल श्रिंक करती है. ठीक है, आपने देखा होगा सॉइल में पानी डालो, पानी पूरा एब्जॉर्ब हो गया. ठीक है, तो सॉइल अभी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है पानी को. ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि धीरे धीरे एक वैल्यू होती है जिसके बाद वो सॉइल अपना क्या बोलते हैं बिहेवियर चेंज कर देती है. So that is the shrinkage limit. ठीक है, it is the ratio of the decrease in the volume of the soil expressed as the percentage of the dry volume to the corresponding change in the water content above the saturated limit. ठीक है, या above the shrinkage limit. ठीक है, तो इनका फॉर्मूला है, that is shrinkage index is equal to plastic index minus plastic limit minus plastic content minus shrinkage content. ठीक है, तो ये फॉर्मूले है प्लास्टिक इंडेक्स का, ये है. ठीक है, इनके फॉर्मूले एक बार देख लेने हैं. अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये टेबल. ठीक है, इफ प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, हमारा अगर प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज्यादा है तो प्लास्टिक लिमिट इज रिपोर्टेड एज 0. ठीक है, अभी मैं फिगर के साथ ये समझाऊंगा कैसे. अब ये वैल्यू याद रख लेना बस.
प्लास्टिसिटी इंडेक्स के कारण देखो क्या होता है, अगर आईपी की वैल्यू, प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो दिस इज नोन एज नॉन प्लास्टिक। सिंपल सी बात है, अगर 0 वैल्यू आ रही है तो वो सॉइल कैसी है, नॉन प्लास्टिक है। अगर 1 to 5 है तो स्लाइटली प्लास्टिक, 5 to 10 है तो लो प्लास्टिक, 10 to 20 है तो मीडियम प्लास्टिक, 20 to 40 है तो हाईली प्लास्टिक, और ग्रेटर देन 40 है तो वेरी हाई प्लास्टिक। ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, ये टेबल याद होगी, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स, दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल liquid water content at liquid limit minus natural water content divided by the हमारा प्लास्टिक इंडेक्स। देखो कोई भी इंडेक्स निकालना हो, नीचे आप प्लास्टिक इंडेक्स को रख दो, ठीक है, फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का क्या है, लिक्विड वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस द नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय द प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स का क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय द हमारा क्या हो जाएगा, प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है। दोनों में प्लास्टिक इंडेक्स कॉमन है। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स को प्लस करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। टफनेस इंडेक्स थोड़ा सा अलग है। टफनेस इंडेक्स में क्या है, टफनेस इंडेक्स हमारा बताता है क्या, दैट इज प्लास्टिक इंडेक्स बाई फ्लो इंडेक्स, ठीक है, दैट विल बी द टफनेस इंडेक्स। ये पूछा जाता है, दैट रेंज इज 0 to 3, ठीक है। तो ये इंडेक्स से इंडेक्स प्रॉपर्टीज यहाँ मेरे हिसाब से खत्म हो गई। अब ये वैल्यू है, इन वैल्यू को थोड़ा सा याद करना है। लिक्विड प्लास्टिक में लिक्विड है तो लेस देन 0, वेरी सॉफ्ट है तो 0 to 0.5, ठीक है। कंसिस्टेंसी, ये पूरी टेबल एक बार देख लेना, सेमी सॉलिड के लिए क्या होगा, सॉलिड के लिए क्या होगा। अब हम लोग आते हैं डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। डेंसिटी इंडेक्स क्या हो, किसके टर्म में बताएगा। अब डेंसिटी की जो हमने बात की थी ना, सॉयल क्या होगी, डेंस होगी। अब मुझे बता दो फटाफट से, क्या बोलते हैं, दिस इज डेंसिटी इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉयल, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉयल, हमारी सॉइल कितनी मतलब कोर्स ग्रेन्ड है, मतलब कि कितनी कॉम्पैक्ट है, वो हमारा डेंसिटी इंडेक्स बताएगा। अब मुझे बताओ, अगर आईडी की वैल्यू 0 है तो सॉइल ज्यादा कॉम्पैक्ट है या कम कॉम्पैक्ट है, ये बताओ मुझे। देखो पहले तो ये समझ लो, मैक्सिमम वॉइड रेशियो किसमें होगा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा वॉइड रेशियो किसका होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आवाज आ रही है, यस सर। हाँ। तो डेंसिटी इंडेक्स की मैं बात कर रहा था, यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल, हमेशा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज होगा। मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइड बाय द मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। अब देखो हम ये देख लो क्या होगी, देखो जब स्फेरिकली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगी, ठीक है, तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना होगा, मैक्सिमम वॉइड रेशियो वैल्यू 0.91 और मिनिमम वॉइड रेशियो इज 0.35, ये स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल के बताई हुई है, ठीक है। तो उसके आधार पे हम क्या निकाल लेंगे, डेंसिटी इंडेक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, इट इज बेटर इंडिकेटर ऑफ द डेंसनेस ऑफ द सॉइल देन द वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द डेंसनेस इन एब्सोल्यूट टर्म। देखो जब भी आप कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करोगे तो वहां पे डेंसिटी इंडेक्स निकालोगे, ना कि वॉइड रेशियो या ड्राई डेंसिटी से कंपेयर करोगे, क्योंकि हमने देखा वॉइड रेशियो क्या हो रहा है, कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारा वॉइड रेशियो कम आ रहा है, तो इसलिए एब्सोल्यूट टर्म्स की मदद से हम डेंसिटी इंडेक्स का यूज कर लेते हैं इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज थी, इंडेक्स प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टीज, एक मिनट, और इनकी वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है कि हमारा क्या बोलते हैं, अगर 0 to 15 है, 0 to 15 है हमारा परसेंटेज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स, तो हमारी कैसी सॉयल है, 0 to 15 है तो वेरी लूज सॉयल, 15 to 30 है तो लूज सॉयल, 30 to 65 है मीडियम सॉयल, 65 to 85 है तो डेंस सॉयल, और 85 to 100 है तो वेरी डेंस सॉयल। क्लियर, ठीक है। और अब देखो क्यूबिकल अरे में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो इज 91% और मैक्सिमम दैट इज एयर कंटेंट हमारा कितना हो जाएगा, 47.6%, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज प्रिज्मोडिकल अरे में हो, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, अगर क्यूबिकल अरे में है तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना होगा, है ना, और ये मिनिमम वॉइड रेशियो है मेरे हिसाब से, हाँ मिनिमम वॉइड रेशियो नहीं, मिनिमम
डेंसिटी इंडेक्स है, चलो ये मैं देख लूंगा, है ना। व्हेन पार्टिकल आर अरेंज्ड इन प्रिज्मेटिकल अरे तो हमारा मिनिमम हो जाएगा 35% और ये हो जाएगा हमारा 25.9%। चलो यहाँ तक हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक लिमिट, टफनेस इंडेक्स। देखो अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, प्लास्टिसिटी का हमारा जो रिलेशनशिप है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर अच्छी फाउंडेशन है, ठीक है, जिसपे रिमोल्डिंग है, तो हमारी कंसिस्टेंसी इंडेक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंप्रेसिबिलिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिक्विड लिमिट से। रेट ऑफ लॉस इन शियर स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो इंडेक्स। और यही स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक लिमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टफनेस इंडेक्स। जब भी आपसे पूछे कंप्रेसिबिलिटी किस पे होगी, तो लिक्विड लिमिट पे डिपेंड करेगी। ऐसी अलग अलग चीज दी हुई है, इनको एक एक बार देख लेना, ठीक है। और एक और सेंसिटिविटी प्रॉपर्टी होती है, चलो ये बाद में करेंगे। देख लो सेंसिटिविटी क्या है। द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल रिप्रेजेंट्स इट्स सेंसिटिविटी व्हिच डिनोट्स द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द सैंपल अपॉन रीमोल्डिंग, और इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चलो ये मैं आगे बताऊंगा, है ना, सेंसिटिविटी आगे आएगा जब हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करें, एक मिनट में देख लूं क्या क्या चीज है। चलो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो ये था, ठीक है। ये था जो मैंने पिछली बार ही बताया था, ग्रेवल, सैंड और सिल्ट और क्ले में कम से कम देखो जो बेसिक क्लासिफिकेशन होते हैं ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ठीक है। जो इंडियन स्टैंडर्ड ने जो दिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, आगे इंडियन स्टैंडर्ड भी आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें दो तरीके की सॉइल होती है, दैट इज कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन सॉइल। तो कोर्स ग्रेन में भी दो तरह की होती है, ग्रेवल एंड सैंड। फाइन ग्रेन में भी दो तरह की होती है, सिल्ट और क्ले। ग्रेवल को किस क्या बोलते हैं, 4.75 टू 80 mm, ठीक है। सैंड इज 4.75 टू 0.075 mm, ठीक है। सिल्ट इज 0.075 टू 0.002 mm, क्ले इज लेस देन 0.002 mm। तो ये देखो ये टेबल एक बार पढ़ लेना, ये चार्ट देख लेना, ठीक है। इन्हीं चार्ट से आगे बढ़ेंगे। अब डिटर्मिनेशन मेथड, सबसे पहले देखो सॉइल जब आएगी ना तो सबसे पहला काम होगा सीव एनालिसिस होगी, ठीक है। सीव एनालिसिस मैंने बताया था, सीव होती है हमारे पास, ठीक है, जो छन्नी आप लोग यूज करते हो ना आटा छानने के लिए, वैसे ही सीव होती है। तो सीव अलग अलग साइज की होती है, तो उनके आधार पे कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन होता है। फिर हमारी जो फाइन ग्रेन होती है उनका सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है पिपेट मेथड या हाइड्रोमीटर मेथड से, ठीक है। तो अलग अलग सॉइल है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के आधार पे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है तो 1 वैल्यू होगी। वेल ग्रेडेड सैंड है तो ग्रेटर देन 6, वेल ग्रेडेड ग्रेवल तो ग्रेटर देन 4, वेल ग्रेडेड सॉइल तो 1 to 3, गैप ग्रेडेड तो 3 to 1, है ना, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 1। तो ये सारी टेबल्स आप लोग एक बार देख लोगे, टेबल्स आपको थोड़े से याद होने चाहिए क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो। और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, दैट इज पार्टिकल साइज रेंज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज D60/D10, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज D30 का स्क्वायर बाय D60/10 एंड D10। अब मुझसे ये पूछोगे D60/D10 क्या है, दिस इज 60% ऑफ द पार्टिकल्स आर पासिंग फ्रॉम दिस साइज ऑफ द सीव, ठीक है। एक पर्टिकुलर साइज मान लो 4.75 साइज की सीव है, इससे 60% पार्टिकल पास कर जाए, दैट इज नोन एज D60, ठीक है। तो ये D60 होता है, 60% पार्टिकल पास कर गए, 10% पास कर गए, ये अलग अलग वो होता है, ठीक है। मेन देखो मुझे जो दिखाना था इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन वो मैं दिखा रहा हूँ, है ना। ये आता है हमारा सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल, ये पूरा थ्योरी लिखा हुआ है। जो चीजें मैंने बताई ना टेबल में, टेबल याद कर लो, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इतना ज्यादा पढ़ने की वो नहीं, नीड नहीं है। फाइन ग्रेन सॉइल टेबल याद कर लो पूरा, ठीक है। उसके अंदर भी क्या टेस्ट आ रहे हैं देखो, सबसे पहले होता है बोल्डर, फिर कॉबल, फिर ग्रेवल, फिर सैंड। बोलोगे तो इनका भी साइज दे दूंगा मैं, ग्रेवल इज 4.75 तक जो होता है, कॉबल होता है 80 mm तक, और बोल्डर्स आर 200 mm तक जो साइज होता है, ठीक है। अब देखो सॉइल्स का क्लासिफिकेशन 5 बेसिस पे होता है, इसमें पांचों पूरे दे दिए मैंने, ठीक है। पर आपको जो पढ़ना है दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी जब मैं सिलेबस आपको दिखा रहा था या शेड्यूल दिखा रहा था तो उसमें लिखा हुआ था। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल, दैट इज आस्टो जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, एंड फाइनली इज इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम देखो आप बोलोगे तो मैं सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस में दिया है वो पढ़ाएंगे, आप लोग एक बार पढ़ लेना, इसमें कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछोगे, ठीक है। वी आर कमिंग टू, देखो पहला वाला तो मैंने बता दिया, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, इनके साइज के आधार पे दिया हुआ है। नेक्स्ट इज यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें भी अलग अलग दिए हैं, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, ऑर्गेनिक, पीट,
ठीक है, आस्ट्रो ने A1 से A7 तक दिया हुआ था, ठीक है, अलग अलग सॉइल के बारे में बता रखा है, इनको एक एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ग्रुप इंडेक्स के आधार पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इनके आधार पे वो निकालते हैं। नाउ कमिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बताना है मुझे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, ऑर्गेनिक सॉइल और पीट, हमने जो ऊपर पढ़ा था, इनके अलग अलग नोटेशन है, जो नोमेनक्लेचर था ना, जैसे ग्रेवल को G से लिखा है, सैंड को S से लिखा है, सिल्ट को S से लिखा है, क्ले को C से लिखा है, ऑर्गेनिक सॉइल को O से लिखा है, पीट को M से लिखा है, ठीक है। और भी अलग अलग पुअरली ग्रेडेड क्या हो जाएगा, अलग अलग, देखो दिखाता हूँ। अब जो ये इंडियन स्टैंडर्ड ने क्लासिफाई किया, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इनके आधार पे क्लासिफाई किया है, ठीक है। देखो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, इनका एक बार आप लोग भी देख लोगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल लेके आएंगे हम साइड से लाएंगे, सबसे पहले हम सीव करेंगे। जैसे ही सीव करेंगे तो अगर 4.75, देखो ये ऊपर निकल जाएगा, एक मिनट, 4.75 से हम क्या करेंगे अपना, ये देखेंगे कि अगर ये 4.75 से बड़ी है, एक मिनट इसमें दे दिया, देखो पहले तो ये याद रखना है, कोर्स सॉइल क्या हो जाएगी, 4.75 mm से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर 4.75 mm पे 50% से ज्यादा रिटेन कर गई है तो दैट इज कोर्स सॉइल, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल हो गई। अगर 50% से ज्यादा पास कर गई तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज हमारी कौन सी सॉइल हो गई, हमारी सॉइल हो गई फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, कोर्स ग्रेन सॉइल आर डेजिग्नेटेड एज ग्रेवल इफ 50% और मोर ऑफ द कोर्स फ्रैक्शन इज रिटेन्ड ऑन 4.75, जो मैंने बोली, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ग्रेवल, और अगर नहीं हुआ तो दैट इज सैंड, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल आर दोज हैविंग 50% ऑफ द सैंड और मोर रिटेन्ड ऑन द 0.075, मतलब देखो 4.75 से पास होगी तो 0.075 mm पे अगर क्या होती है, मतलब रिटेन कर जाती है, मतलब ऊपर रह जाती है, तो दैट इज सैंड। और अगर पास कर जाती है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, सिल्ट कैटेगरी में, ठीक है। ये सब मैं वही जो लिखा हुआ है वही बता दे रहा हूँ। तो अब इसको भी जब आपको पता चल गया कि हमारी सॉइल क्या है, हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है, अब फाइन ग्रेन सॉइल का भी अलग अलग परसेंटेज निकलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेंस कोर्स ग्रेन सॉइल कैन बी फर्दर, सॉरी कोर्स ग्रेन को भी हम फर्दर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इफ द परसेंटेज ऑफ फाइनर इज लेस देन 5% बाई वेट, 3% वो होगा, केस 3 बनेंगे, 5% से लेस है, 5% से 12% के बीच में, या 12% से ज्यादा है। अगर 5% से कम है तो उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, 4 तरीके होंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, GW, GP, SW और SP। देखो GW का मतलब क्या है, देखो पीछे से पढ़ते हैं, GW को पीछे से पढ़ेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। PG को क्या पढ़ोगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। WG को क्या पढ़ोगे, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। अगर 5% से लेस है फाइनल तो 4 तरीके की क्लासिफिकेशन, ठीक है। और अगर 5% से 12% के बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आता है, नोमेनक्लेचर आता है डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम है जैसे GWGC, GPGC। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, देखो कैसे पढ़ते हैं इस सॉइल को, ये बता रहा हूँ। GWGC को कैसे पढ़ोगे, GW इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल है GW, कंटेन्स, यहाँ पे क्या है, क्ले दिख रहा है, कंटेन्स फाइनर एज क्ले, क्लियर। इसको क्या पढ़ोगे, PG है तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, कंटेन्स फाइनर एज क्ले, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेन्स फाइनर एज सिल्ट, M आ गया सिल्ट के लिए, C था क्ले के लिए, तो वैसे ही पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेन्स फाइनर एज सिल्ट, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले, है ना, कंटेन्स फाइनर एज क्ले, पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले, ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट, पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट, ठीक है। क्लियर है, इस तरह का पढ़ना है, इन तरह सबको इस तरीके से पढ़ाई, मतलब वो करना है डुअल उसमें सिस्टम में, ठीक है। अब इनका भी क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इनको एक एक बार पढ़ के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। अब इनका भी कैसे होता है ना, क्ले फ्रैक्शन, अगर CU ज्यादा है, 4 से ऊपर मैंने रेंज बता रखी है, CU की ये रेंज होगी तो क्ले है, अगर ये रेंज है तो सिल्ट है, ठीक है। तो क्ले फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो GC यहाँ पे नाम आया, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग फाइन एज क्ले, ठीक है। तो इनको ऐसे पढ़ना है। अब मुझे पता है सब ऊपर से ज्यादा होगा, एक बार पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनका पूरा नेमिंग दिया हुआ है, क्या है कैसे है सब कुछ दिया हुआ है। मैं सीधा आता हूँ, 12% से ज्यादा होगा तो उनका क्या होगा। अब 12% से जैसे ही ज्यादा होगा तो वहां पे आपको बनाना पड़ेगा प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है, ठीक है। इसमें भी क्या है, हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट में भी IP प्लास्टिक इंडेक्स देखोगे ग्रेटर देन 7% है तो क्ले फ्रैक्शन GC, इसका नाम हो जाएगा क्लेई ग्रेवल। M क्या हो जाएगा, सिल्टी ग्रेवल,
CS क्या हो जाएगा, क्लेई सैंड और सिल्टी सैंड। तो ऐसे करके हम अलग अलग क्लासिफिकेशन कर लेंगे। दिस इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल का भी है। फाइन ग्रेन सॉइल कैसे होगी, लो प्लास्टिक इनऑर्गेनिक सॉइल Cl Ml OL। ठीक है, लो प्लास्टिक सिल्ट, लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक। ठीक है, ये हो गई पहले लो प्लास्टिक सॉइल थी तो इसमें ये है, लो कंप्रेसिबिलिटी होगी दैट इज लेस देन 35%। दिस इज फाइन ग्रेन का क्लासिफिकेशन है। अगर मीडियम प्लास्टिक सॉइल है तो 35% से 50%। ठीक है, इनको एक एक बार पढ़ना। ठीक है, नहीं कुछ समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। ठीक है, यही वाला जो प्लास्टिसिटी चार्ट बनाया था ना, ये पूरा क्लासिफिकेशन है। 35%, 50, 70 ये चार्ट आपको बना बनाया मिलेगा, मतलब है इस, ये कर्व उन्होंने दे दिया रखा है। ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स इज 0.73, WL-20। इसके इस लाइन के ऊपर इस क्ले, इस लाइन के नीचे इस सिल्ट। ये किसका क्लासिफिकेशन कोई बताएगा? दिस इज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल है, यहाँ पे कोर्स ग्रेन तो है ही नहीं, यहाँ पे सिल्ट और क्ले ही है। तो यहाँ पे 35 से कम इज लो, सॉरी है ना, ये सॉरी क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो पहले में दिया हुआ है ना, जैसे ये MH है तो MH का नाम क्या हो जाएगा, दैट इज हाई प्लास्टिक सिल्ट। ठीक है, दिस इज हाई प्लास्टिक क्ले। ठीक है, इसी तरह लो प्लास्टिक सिल्ट, लो प्लास्टिक क्ले, दिस इज इंटरमीडिएट प्लास्टिक सिल्ट, इंटरमीडिएट प्लास्टिक क्ले। ठीक है, इसी तरह अलग अलग नाम हो जाएंगे सबके। ठीक है, ये पूरी नेमिंग है, ये नोमेनक्लेचर नाम दिया हुआ है। देखो एक बार दूसरी बार पढ़ोगे ना। नेक्स्ट इज सॉइल स्ट्रक्चर और क्ले मिनरल्स आएंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कितने लोगों के ऊपर से गया देखो, अब मैं दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट, आज का जो टारगेट था इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन और ये सारी चीजें थी ना, ये सारी चीजें हमने कर ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली और ये कर लिया, टेस्ट कर लिए बहुत सारे। ठीक है, अब क्ले मिनरोलॉजी रहेगी, मेरे हिसाब से ये ज्यादा हो गया सब। क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं आया, ये बताओ। सर कंसिस्टेंसी के बाद अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले तो हाँ, कंसिस्टेंसी की बात देखो, नोमेनक्लेचर में देखो एक बार इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन मेन इंपॉर्टेंट है, उसमें भी देखो एक बार मैं धीरे धीरे बता दे रहा हूँ। कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, सबसे पहला सॉइल लिया, सॉइल को 50% से पास किया 4.75 mm से, तो क्या हुआ 50% अगर सीट पे रिटेन हुआ, रिटेन होने का मतलब रुक गया, तो मतलब 4.75 से साइज बढ़ा है, तो साइज बढ़ा है तो कौन सी सॉइल हो गई, कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। ठीक है, अगर पास कर जाएगा और 0.075 mm पे रुकेगा तो दैट इज मतलब क्या हो गया, सैंड हो गई। अगर उससे भी नीचे चला गया तो मतलब हमारी सिल्ट और क्ले होगी। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में दो आती है, सैंड और हमारी ग्रेवल। अब सैंड और ग्रेवल में भी हमारा क्या क्या क्लासिफिकेशन है, सैंड और ग्रेवल में भी फाइनर परसेंटेज कितना है। अगर 5% है फाइनर परसेंटेज तो हमारी अलग अलग क्लासिफिकेशन होंगे, 4 टाइप के होंगे। कौन कौन से, GW, GP, हमारा SW, SP। ठीक है, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल और हमारा पुअरली ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, जब एक बार दो बार पढ़ोगे ना तो मेरी तरह सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। 5 से 12% के बीच में डुअल सिस्टम आएंगे, GW, GC, है ना। GW, GC मतलब क्या है, क्लेई ग्रेवल, सॉरी GW वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड हैविंग फाइनर कंटेंट एज अ क्ले। ठीक है, फाइनर कंटेंट और क्या हो सकता है, सिल्ट भी हो सकता है। तो इनका पूरा क्लासिफिकेशन एक एक बार देखना। इसी तरह फाइन ग्रेन में हम किसका यूज करेंगे, एक तो कोर्स का अलग हो जाएगा, एक फाइन का अलग हो जाएगा। फाइन में क्या होंगे हमारे पास, अलग अलग वो होंगे, क्या मतलब फाइन ग्रेन में हमारे पास अलग अलग प्लास्टिसिटी चार्ट की मदद से आप लोग उनका क्लासिफिकेशन करोगे। प्लास्टिसिटी चार्ट बनाओगे 35, 40, 50, उसमें बनेगा CL, CI, CM। ठीक है, सिल्टी, क्लेई, ठीक है, इनऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक क्ले, अलग अलग क्लासिफिकेशन होंगे। ठीक है, तो इतना एक बार देखना है। इसमें हम लोग ने आज क्या क्या कंप्लीट कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली। ठीक है, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, और थोड़े से फॉर्मूले देख लिए, फॉर्मूले के बाद एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे। इतनी चीज करो और उसके बाद क्लासिफिकेशन देखो। क्लासिफिकेशन में और भी कई क्लासिफिकेशन लेके इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो आपके मतलब सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। इतनी चीज करके आनी है नेक्स्ट क्लास में। बाकी कोई डाउट आता है तो बताओगे। ठीक है, यस सर।